हमको ये भी हमको पढ़ना होगा। तो देखो ये कौन सा, तो स्नैप हेड पे ऊपर जो हेड होता है उसका जो डायमीटर होगा ऊपर से तो होगा 1.6 टाइम्स ऑफ द फाई। सो फाई मीन्स व्हाट, जो शैंक का जो डायमीटर होगा वो होगा फाई, और 1.6 टाइम फाई करके जो आएगा ये ऊपर का होगा उसका हेड होगा, और जो हाइट होगी इस हेड की वो 0.75 होगी। तो स्नैप हेड का क्राइटेरिया हमने कवर कर लिया। बाद में रिवेट में पैन हेड था, और जो तीसरा टाइप था फ्लैट काउंटर संक रिवेट। उसके बाद में हमने देखा था कि जो रिवेट होती है, रिवेट क्या करते हैं हम, जो प्लेट होगी प्लेट को कनेक्ट करने के लिए रिवेट का यूज करते हैं। जो थिकनेस होगी दोनों प्लेट की उसको हम ग्रिप लेंथ बोल देंगे। तो ये हमारी ग्रिप लेंथ होती है, ये ग्रिप लेंथ। अभी ग्रिप लेंथ के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, जो ग्रिप लेंथ होती है ये ग्रिप लेंथ 4 टाइम्स ऑफ द व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ द फाई, इससे कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों, जब ज़्यादा हो जाएगी ग्रिप लेंथ, जब ज़्यादा हो जाती है तब हमारा जो रिवेट होता है उस रिवेट में शेयरिंग और बेरिंग एक्शन ज़्यादा ज़्यादा आने लग जाती है। मतलब शेयरिंग और बेरिंग स्ट्रेसेस जो होती है वो ज़्यादा आने लग जाती है। तो जब ग्रिप लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तब शेयरिंग और बेरिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा आ जाएगी, मैंने आपको ये बताया था। ठीक, कैसे आती है ये भी बताया था। अगला पॉइंट क्या था, सो ग्रिप लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 फाई से कम होनी चाहिए। बाद में हमने देखा था कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो रिवेट है हमारी, ये रिवेट की जो ये शैंक होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये शैंक की लेंथ क्या होनी चाहिए, शैंक लेंथ शुड बी मोर देन और इक्वल टू व्हाट, शैंक लेंथ शुड बी मोर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, ग्रिप लेंथ। तो जो लेंथ होती है वो ग्रिप लेंथ से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। शैंक लेंथ इज मोर देन और इक्वल टू ग्रिप लेंथ। बाद में हमने क्या देखा था, नॉमिनल डाया। सो नॉमिनल डाया किसको बोलते हैं हम, शैंक का डाया जो होता है उसको नॉमिनल डाया बोलेंगे। तो ये हमारा नॉमिनल डाया, राइट। शैंक का जो डायमीटर होता है ये रिवेट, और इसको बोलेंगे शैंक। इसका जो डाया होता है इसको शैंक डाया बोलो या नॉमिनल डाया बोलो। तो शैंक डाया और नॉमिनल डाया जिसको फाई बोलेंगे। बाद में इफेक्टिव डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, जो होल का डायमीटर होगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव डायमीटर या ग्रॉस डायमीटर। इसके बाद में हमने देखा था कि जो रिवेटिंग वर्क हम करते हैं हमारे पास क्या क्या होती है, हॉट रिवेटिंग और कोल्ड रिवेटिंग होती है। हॉट रिवेटिंग मतलब क्या, हॉट रिवेटिंग मतलब जो रिवेट होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हॉट करेंगे। रेड कलर जब तक नहीं रहता होता तब तक हम उसको क्या करते हैं, हॉट करते हैं। सो हॉट रिवेटिंग क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, जो प्लेट होगी उस प्लेट को कनेक्ट करने के लिए हम जो होल बनाते हैं उस होल में इंसर्ट करने के बाद दूसरे साइड पे जब हम हेड बनाने को जाएंगे तो हेड जो होगी दूसरे साइड पे इजीली बन जाएगी। कब, जब हम उसको हॉट करेंगे। तो तो हमको क्या करना पड़ता है, तो हमारे पास जो होती है हॉट रिवेटिंग होती है और दूसरी कोल्ड रिवेटिंग होती है। हॉट रिवेटिंग में हम 550 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको क्या करते हैं, हॉट करते हैं। हॉट करने के बाद क्या हो जाता है, सो हॉट करने के बाद सॉफ्टनिंग हो जाती है, उसके उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, दूसरे साइड में हेड जो होती है वो इजीली बना सकते हैं। बाद में हमने देखा था कि कोल्ड रिवेटिंग और हॉट रिवेटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। कौन सी, हॉट रिवेटिंग में एक प्रॉब्लम आ रही थी, जब हॉट बना के हम उसको हेड बना रहे थे। सो जब हॉट हॉट रिवेट जब कोल्ड हो जाती है तो वो श्रिंक हो जाती है। जब श्रिंक हो जाएगी तो उसमें टेंशन क्रिएट हो जाती है, उसमें टेंशन आ जाती है, राइट। सो उसमें टेंशन आ जाएगी और मेंबर में कंप्रेशन आ जाती है। उसके बाद में हमने देखा था कि कोल्ड रिवेटिंग में प्रॉब्लम क्या थी, कोल्ड रिवेटिंग मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, उसके हैमरिंग करते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर जब हैमरिंग करेंगे उस वक्त क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, उस वक्त जो था उस वक्त हमें ज़्यादा प्रेशर लग रहा था। सो हैमरिंग करने के लिए जो प्रेशर निकल के आता है वो ज़्यादा निकल के आता है, इसके लिए हम कोल्ड रिवेटिंग नहीं करते। वो होने के बाद हमने देखा था कि ग्रॉस डायमीटर हम कितना देते हैं, जो ग्रॉस डायमीटर होता है वो कितना देते हैं हम। तो इसके लिए अगला पेज पे यहाँ पे देखो, तो क्या करते हैं हम, जो हमारा ग्रॉस डायमीटर या होल का डायमीटर रहता है वो नॉमिनल डायमीटर से हम बढ़ा के लेते हैं। 1.5 mm का क्लियरेंस देंगे कब, जब शैंका डाया या नॉमिनल डाया 25 mm या 25 mm से कम होगा। 25 mm या 25 mm से जब कम होगा उस वक्त हम क्या करेंगे, होल का डायमीटर निकालने के लिए शैंका डाया में 1.5 mm का क्लियरेंस प्रोवाइड कर देंगे। तो इतना जो डायमेंशन होगा वो होल का होगा। बाद में हमने देखा था कि जो फाई की वैल्यू 25 mm से जब ज़्यादा होगी तो 5 + 2 mm इतना हम क्या करते हैं, हमारा होल का डायमीटर ले लेते हैं, राइट। तो ये जो है हमारा एक क्राइटेरिया, हमको ये पढ़ना होगा। अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट था हमारा बोल्ट। तो बोल्टिंग में क्या देखा था हमने, बोल्ट जो होती है, तो बोल्ट के केस में हमने देखा था कि जो बोल्ट होता है इसका हेड है और इसका ये शैंक है। नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसको हम क्या कर देंगे, थ्रेड कर देंगे। तो थ्रेड करते, क्यों थ्रेड करते, क्योंकि जो नट होता है हम नट को क्या करेंगे, नट को इंसर्ट करेंगे। ये नट होता है और इसको हम बोल्ट बोलते हैं। तो ये बोल्ट है और ये नट है। सो नट को हम क्या करेंगे, घुमा के यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हमने क्या करें, नीचे वाला पोर्शन को थ्रेडेड बनाए। तो बोल्ट क्या होता है, बोल्ट को हेड होगा, शैंक होगा, शैंक का एंड का पोर्शन जो होगा उसको हम थ्रेड करके डालेंगे, ऐसा। ठीक, तो अगला पॉइंट क्या था, यहाँ पे स्टील की वाशर भी दी थी मैंने। तो स्टील की वाशर हमने क्यों दी थी, जो स्टील की वाशर होती है जो मैंने यहाँ पे दी, ये स्टील की वाशर, ये वाली और ये वाली, राइट, ये वाली।
तो ये जो स्टील की वाशर होती है ये क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, ये नीचे वाली नट नट के ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको वो होती है हमारी वाशर। स्टील की वाशर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जब इस नट को हम जब रेंचेस की हेल्प से घुमाएंगे, नट को जब रेंचेस की हेल्प से जब हम घुमाते हैं, घुमाने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लैंपिंग फोर्स आएगा। सो क्लैंपिंग फोर्स आएगा, ये जो क्लैंपिंग फोर्स होता है ऊपर से भी और नीचे से भी आता है। सो क्लैंपिंग फोर्स जो होता है, क्लैंपिंग प्रेशर, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मेंबर के ऊपर। सो मेंबर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए क्लैंपिंग प्रेशर, इसके लिए हम वाशर लगाते हैं। और दूसरा रीजन हमने क्या देखा था कि जब भी हम वाशर लगाएंगे तो ये जो थ्रेडेड पोर्शन होती है, ये थ्रेडेड पोर्शन यहाँ पे बेयर नहीं होती। बेयर मतलब क्या, वो जाके ऐसे मिल नहीं जाती वहाँ पे। नहीं तो जब हम वॉशर नहीं लगाएंगे उस केस में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये जो थ्रेडेड पोर्शन होता है ये मेंबर में जाके ऐसे बैठ जाता है। मतलब जब हम इस बोल्ट को निकालेंगे तो ये मेंबर में हमें क्या दिखाई पड़ेगा, ये जो थ्रेडेड पोर्शन होगा वो वहाँ पे ऐसे प्रेस हो गया होगा। तो ये जो प्रॉब्लम आ जाती है ये दिखाई नहीं देनी चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, वॉशर का यूज़ करते हैं। तो वॉशर क्यों यूज़ करेंगे हम, एक तो क्लैंपिंग प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मेंबर के ऊपर, इसके लिए। और दूसरा रीज़न देखा था हमने कि जो थ्रेडेड पोर्शन होता है वो मेंबर में बेयर नहीं होना चाहिए। मेंबर में बेयर नहीं होना चाहिए मतलब उसका प्रेशर लग के वो जो है ना उस पर ऐसे जो अब हम क्या बोलेंगे उसके ये जो थ्रेडेड पोर्शन होगा ये बीच में क्या हो जाएगा, ऐसे बीच में कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस होने की वजह से हमें वैसा शेप दिखाई पड़ेगा यहाँ पे मेंबर में। तो ये होने के बाद अगला पेज पे क्या पढ़ा था हमने, अगला देखा था कि जो बोल्ट होता है, बोल्ट के टाइप पढ़े थे हमने, बोल्ट के टाइप देखे थे। यहाँ पे क्या केस थी, यहाँ पे केस थी कि ये होता है शैंक, ये होता है थ्रेडेड पोर्शन। तो शैंक का जब हम एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ द शैंक ऑफ द बोल्ट, ये क्या था, ये था π/4 × 5 का स्क्वायर, राइट। और जब ये थ्रेडेड पोर्शन का जब एरिया देखेंगे, इसको बोलते हैं ANB = 0.78 × π/4 × 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, इसका एरिया ऑफ द एरिया, बोल्ट का एरिया निकाल लेते हैं। अगला पॉइंट क्या था हमारा, सो बोल्ट के टाइप देखे थे, बोल्ट के टाइप पढ़े थे हमने, टाइप ऑफ द बोल्ट। सो बोल्ट के टाइप कौन कौन से थे, पहला टाइप था अनफिनिश बोल्ट, ऑर्डिनरी बोल्ट बोलो उसको, अनफिनिश बोल्ट बोलो, रब बोल्ट बोलो, ब्लैक बोल्ट बोलो या कॉमन बोल्ट बोलो, हमने बहुत सारे नाम रखी थी उसकी, राइट। सो अनफिनिश बोल्ट, ऑर्डिनरी बोल्ट, रब बोल्ट या ब्लैक बोल्ट, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये टाइप का बोल्ट जो था किससे बनाया था हमने, इसके लिए जो मटेरियल यूज किया था वो माई स्टील था। सो देयरफॉर अनफिनिश बोल्ट जो होता है वो माई स्टील से बनता है। इसको हम अनफिनिश बोल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस टाइप के बोल्ट की हम फिनिशिंग अच्छी से नहीं करते। सो अच्छी से बोल्ट की हमने फिनिशिंग नहीं की, इसके लिए अनफिनिश बोल्ट बोल देंगे। बाद में हमने देखा था इसको ऑर्डिनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली हम ज़्यादातर इसको प्रोवाइड करते हैं। रब क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसकी फिनिशिंग हमने अच्छी से नहीं की, तो रब बोलेंगे। बाद में इसको ब्लैक क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका कलर ज़्यादातर इसका कलर जो होगा वो ज़्यादा डार्क होता है। सो डार्क होने की वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक बोल देते। सो अनफिनिश, ऑर्डिनरी, रब, ब्लैक बोल्ट या कॉमन बोल्ट ऐसे बोल देते हम। तो माइल्ड स्टील से बना हुआ होगा। अगला पॉइंट क्या था इसमें, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, इस टाइप के बोल्ट को हम यूज करेंगे फॉर द व्हाट, कनेक्शन बनाने के लिए। तो कनेक्शन बनाने के लिए इस टाइप का बोल्ट को हम यूज करेंगे, पर कहाँ पे करते हैं, जो लाइट स्ट्रक्चर होती है, लाइट स्ट्रक्चर में। तो लाइट स्ट्रक्चर में इस टाइप के बोल्ट का हम यूज करेंगे। अब लाइट स्ट्रक्चर कौन सी होते हैं, तो ब्रेसिंग। तो ब्रेसिंग क्या होता है, मैंने वो भी बताया था आपको, पर्लिन। जब पर्लिन और ब्रेसिंग का कनेक्शन हम जब करेंगे, सो ब्रेसिंग और पर्लिन का कनेक्शन जब करते हैं हम, उस वक्त हम कनेक्शन करने के लिए बोल्ट का यूज करते हैं, जो अनफिनिश बोल्ट, ऑर्डिनरी, रफ और ब्लैक बोल्ट होती है। अगला पॉइंट जब हम पढ़ेंगे, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। तो दूसरा टाइप हमने देखा था टर्न बोल्ट था। यहाँ पे दूसरा टाइप था टर्न बोल्ट। तो टर्न बोल्ट या फिनिशर बोल्ट बोलते थे हम उसको। उसके केस में क्लियरेंस जो होती थी, क्लियरेंस मतलब क्या, बोल्ट और होल का बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्लियरेंस बोलते हैं, जो हमने रिवेटिंग वर्क में प्रोवाइड की थी। जब हमने रिवेटिंग वर्क की थी वहाँ पे हमने प्रोवाइड की थी 1.5 या 2 mm की क्लियरेंस हमने प्रोवाइड की थी। तो टर्न बोल्ट और फिनिशिंग बोल्ट के केस में जो ये क्लियरेंस होता है ये बहुत कम होता है। इसके लिए टर्न बोल्ट को हम क्लोज टोलेरेंस बोल्ट बोलते हैं। तो टर्न बोल्ट बोलो, क्लोज टोलेरेंस बोल्ट बोलो या फिनिश बोल्ट बोलो, पर ये ज़्यादातर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे अभी। सो इसका यूज़ कम होता है। बाद में हमने देखा था इंपॉर्टेंट टाइप था बोल्ट का, वो था हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट किसको बोलते थे हम, तो जो हमारा बोल्ट होता था उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी। और बाद में हमने देखा था कि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा थी। पहले जब हमने अनफिनिश बोल्ट का टाइप देखा था वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हाँ। तो जब अनफिनिश बोल्ट हमने पढ़ी थी उस केस में हमने क्या देखा था कि जब अनफिनिश बोल्ट हम पढ़ रहे थे वहाँ पे देखा था कि इसकी जो इसके मार्केट में अवेलेबल है, कहाँ से लेकर, तो 5 mm से लेकर 36 mm तक ये अवेलेबल था। और इसको हम कैसे लिखते थे, M5, राइट, M36 ऐसे लिखते थे। M स्टैंड फॉर मेट्रिक एंड 5 स्टैंड फॉर शैंक डायमीटर। तो शैंक डायमीटर था। सो M5 ऐसे करके हम लिख रहे थे इसको, राइट। M5 बोलो, M10 बोलो, M15, M36 तक ऐसे अवेलेबल है
मार्केट में। और हमने ये भी देखा था कि ये तो इसको लिखने का तरीका हो गया, पर अनफिनिश बोल्ट या ऑर्डिनरी बोल्ट जो होता है उसके ग्रेड भी होते हैं। तो ग्रेड भी देखे थे हमने, राइट। तो ग्रेड भी पढ़े थे, ग्रेड कैसी होती थे। सो ग्रेड ऑफ अनफिनिश बोल्ट कौन कौन सी ग्रेड होती थी, जैसे कि 4.6। अब 4.6 एक ग्रेड है हमारी अनफिनिश बोल्ट की। तो अनफिनिश बोल्ट की ग्रेड है, या इसको हम ग्रेड बोलते थे, या तो हम इसको प्रिंसिपल प्रिंसिपल कुछ तो प्रिंसिपल क्लास बोलते थे। नाम क्या बताया था मैंने आपको, प्रॉपर्टी क्लास। तो प्रॉपर्टी क्लास, इसको आप तो एक प्रॉपर्टी क्लास बोलो, या तो प्रॉपर्टी क्लास बोलो, या तो ग्रेड बोलो। सो ग्रेड ऑफ द अनफिनिश बोल्ट या तो प्रॉपर्टी क्लास ऑफ द अनफिनिश बोल्ट 4.6। इसका मतलब क्या होता है। सो मैं जब बोल रहा हूँ आपको कि अनफिनिश बोल्ट का ग्रेड होता है 4.6, इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग होता है 4 स्टैंड फॉर व्हाट। जो ये 4 होगा, ये 4 को हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा। तो 400 जो होगी उसकी, राइट। हाँ, तो अनफिनिश बोल्ट का जो ग्रेड होता है 4.6, इसका मीनिंग क्या बताया मैंने आपको। तो 4.6 मीनिंग व्हाट। सो 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, हो जाता है 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो 4.6 ग्रेड का जो बोल्ट होगा, 4.6 का जो ग्रेड होता 4.6 ग्रेड का जो बोल्ट होगा, उसकी उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी एफ यू बी इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होगी। ये हमको आना चाहिए, ठीक है। तो एफ यू बी क्या आया, 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और ये 0.6 जो बचा हुआ होगा बाद में, 0.6 को हम क्या कर देंगे एफ यू बी से मल्टीप्लाई कर देते, ये हमारा क्या आ जाता है, एफ वाई आ जाता है। सो यील्ड स्ट्रेस कैसे निकालते हैं हम, 0.6 इंटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी आई, 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इसको 0.6 से जब मल्टीप्लाई कर डालूंगा मैं, तो 400 इंटू 0.6 करके 240 आ जाएगी। और 240 क्या होती थी हमारी, यील्ड स्ट्रेस होती थी। तो यील्ड स्ट्रेस होती थी। तो जो अनफिनिश बोल्ट होती है, इसकी यील्ड स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है कम होती है। पर हाई हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट जो होती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस भी ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है। तो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट क्या होती है, राइट। तो ये भी देखा था क्या, ये जो बोल्ट होती है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जब भी हम हमारा जो नट होता है, नट पे हम रेंचेस लगाते हैं, और रेंचेस को घुमाकर हमारा क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं। तो जब भी हम लोड अप्लाई करेंगे, तो लोड अप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, लोड अप्लाई करने के बाद उसमें टेंशन क्रिएट होता है। तो बोल्ट में टेंशन आएगा, पर टेंशन स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेंचेस की वजह से बहुत ज़्यादा लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी हम हमारे रेंचेस की वजह से, रेंचेस की हेल्प से जब भी हम लोड अप्लाई करेंगे नट पे, तो नट घूमेगा। नट जब घूमेगा, जो क्लैंपिंग प्रेशर होगा वो मेंबर पे आएगी। मेंबर पे क्लैंपिंग प्रेशर आने की वजह से दो मेंबर बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या हो सकते हैं, अच्छे से पैक हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पैक होने की वजह से क्या होता है, ये दोनों प्लेट में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जब क्रिएट हो जाएगा, तो कैसे बताया था मैंने आपको, ये वाला पॉइंट। तो ये वाली प्लेट थी एक, नीचे वाली प्लेट, ये ऊपर की प्लेट, और हमने क्या किया है, ये ऐसा बोल्ट लगा दिया यहाँ पे, और इस यहाँ पे ऐसे नट लगा दिया। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास रेंचेस हो गए, उसने रेंचेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस नट को घुमाएंगे। और नट को घुमाने के बाद क्या हो जाएगा, जब भी हम यहाँ पे नट घुमाएंगे तो ऐसा क्लैंपिंग प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो नट जो हमारा बोल्ट है, बोल्ट की टेंशन स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा ये ले सकता है, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा घुमा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, प्रूफ लोड तक क्या घुमाया। अब प्रूफ लोड क्या होता था, प्रूफ लोड प्रूफ लोड प्रूफ लोड इज इक्वल टू व्हाट, हमने एक टर्म में आपको बाद में पढ़ूंगा, उसको बोलते हैं हम क्या, प्रूफ स्ट्रेस। तो प्रूफ स्ट्रेस करके एक स्ट्रेस होती है, जिसको 0.2% के करस्पॉन्डिंग होने वाली जो स्ट्रेन होती है, उसके करस्पॉन्डिंग का जो स्ट्रेस होता है उसको प्रूफ स्ट्रेन बोलते हैं। मैं बात को बाद में बताऊंगा आपको, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जो नट होता है, इस नट को रेंचेस की हेल्प से हम जब घुमाएंगे तो इसमें टेंशन आएगा। टेंशन स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसमें टेंशन ज़्यादा ये ले सकता है। तो ये ज़्यादा टेंशन जब लेगा, इसको हम ज़्यादा घुमा सकते हैं। ज़्यादा घुमा सकते हैं मतलब क्या हो जाएगा, क्लैंपिंग प्रेशर ज़्यादा आएगा, ये दो प्लेट बहुत ज़्यादा पैक हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा पैक हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, जब इस पर हम लोड अप्लाई करेंगे, तो लोड अप्लाई करने की वजह से इसमें जो फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन की वजह से लोड ट्रांसफर हो जाएगी। सो लोड इज ट्रांसफर बाय द हेल्प ऑफ द व्हाट। सो जब भी हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट की हेल्प से जब भी हम कनेक्शन बनाएंगे, तो एक कनेक्शन में जो लोड ट्रांसफर होता है, ये फ्रिक्शन की हेल्प से क्या होता है, फ्रिक्शन की हेल्प से ट्रांसफर हो जाता है। तो जब भी मैं यहाँ पे लोड लगाऊंगा, या का लोड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बाय द विद द हेल्प ऑफ द व्हाट, किसकी वजह से, तो इसमें जो फ्रिक्शन क्रिएट की हमने उसकी वजह से, राइट। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है, पर हमने फ्रिक्शन ग्रिप बताई है, HSFG बोल्ट उसको बोलेंगे। तो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, यहाँ पे जो लोड ट्रांसफर होता है बाय द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की हेल्प से ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे जो लोड ट्रांसफर होती है, ये किसकी हेल्प से होते हैं। सो अनफिनिश बोल्ट के केस में जो लोड ट्रांसफर होती है वो किसकी वजह से, वो होती है शेयर या बेरिंग की वजह से। ये भी मैंने बताया था, ये भी पढ़ लेंगे। तो डायमीटर ऑफ द बोल्ट अवेलेबल इन द मार्केट, अभी 4.6 किसका ग्रेड हुआ, अनफिनिश बोल्ट का। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप का
बोल्ट ग्रेड कौन सा होगा, ये वाला ग्रेड हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि अनफिनिश बोल्ट का जो मटेरियल होता है माइल्ड स्टील होता है। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप का जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, बताओ मुझको। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का मटेरियल कौन सा होता है और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का मटेरियल इसका होता है इसका होता है माइल्ड स्टील जो था, इसका माइल्ड स्टील था, लो कार्बन स्टील बोले या माइल्ड स्टील बोले, इसका था मीडियम मीडियम कार्बन। सो जो हमारा था हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ किया था हमने, मीडियम कार्बन वाला। सो मीडियम कार्बन स्टील का यूज़ किया था। सो मीडियम कार्बन स्टील जिसको 0.3% से लेकर 0.6% का कार्बन का कंटेंट होता है। सो 0.6 से लेकर परसेंट टू 0.3 से लेकर 0.6% का जो कार्बन होगा, इतना कार्बन परसेंट हमें दिखाई पड़ता है मीडियम कार्बन स्टील में। सो मीडियम कार्बन स्टील से हमने बनाया है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट को, राइट। तो उसकी वजह से कार्बन की परसेंट हमने बढ़ा दी, इसके लिए स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ जाती है। ये भी बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। सो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट जो होती है, मटेरियल भी बता दिया, उसके ग्रेड भी बता दिए। उसके बाद में हमने देखा था तो ऑर्डिनरी बोल्ट, ये देखो अब क्या हो जाता है कि हमने देखा था, हमने जो था आगे जाके जॉइंट के टाइप पढ़े थे। तो जॉइंट के टाइप पढ़े थे, लैप जॉइंट पढ़ा था, राइट। तो लैप जॉइंट बताया था मैंने, बर्ड जॉइंट बताया था। उसके केस में ये वाला पॉइंट हमने देखा था कि हमने क्या कर दी, यहाँ पे इस मेंबर पे ऐसे लोड अप्लाई करा, राइट। सो लोड अप्लाई हमने करा तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो ऐसा दोनों साइड में लोड अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम एक साइड में लोड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी। अब कैसी रिएक्शन क्रिएट होती है मैं भी ये बात भी बताऊंगा, ठीक। तो लोड जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, रिएक्शन उतनी यहाँ पे क्या हो जाती है, बन जाती है, तो रिएक्शन उतनी आ जाएगी। तो रिएक्शन आ जाएगी तो ये दोनों फोर्स और रिएक्शन के बीच में जो जगह बची हुई है, इसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसा पॉइंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ऐसा पॉइंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे पी और दोनों के बीच में इसेंट्रिसिटी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कपल फॉर्म हो गई, और कपल की वजह से जो हमारे जो मूवमेंट होगी, हमारे जो बोल्ट होगा, उस बोल्ट पे क्या हो जाएगा, एक मूवमेंट क्रिएट हो जाएगी। मूवमेंट मतलब क्या, ऐसे बोल्ट को कोई घुमा रहा होगा वहाँ पे, तो ऐसा घुमा रहा होगा, ऐसा फोर्स डेवलप हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो बोल्ट होता है उस बोल्ट में टेंशन आ जाती है, राइट। और हमारा बोल्ट फाइनली फ्लेक्सुरल टेंशन में फेल हो जाता है। फ्लेक्सुरल टेंशन की क्या कंसेप्ट थी ये भी मैंने बताई थी आपको, राइट। सो फाइनली हमारा बोल्ट फ्लेक्सुरल टेंशन में फेल हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर अब इसको रोकना होगा तो क्या करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये वाली केस थी, क्या थी, जब भी हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस मेंबर पे, तो ऊपर का मेंबर, नीचे वाला मेंबर, प्लेट बोलो, मेंबर बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं आप, राइट। सो जब भी यहाँ पे मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये जब ये मेंबर को मैं जब ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, सो ये मेंबर यहाँ पे कनेक्ट इस बोल्ट को, राइट। तो ये क्या करेगा, ऐसा प्रेशर इसको लगाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई कि जब भी हम इसको ऐसे, इस प्लेट को ऐसे पुल करेंगे, तो पुल करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जहाँ पे कनेक्शन है यहाँ पे, ये ऐसा ऐसा यहाँ पे बेरिंग करेगा। जितना पी आपने लगाया यहाँ पे, इतना ही पी यहाँ पे लग जाएगा। तो इसको जब झूम करके देखोगे आप, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये मैंने पी लगाया हुआ है यहाँ पे, ऐसा पी लग जाएगा। तब क्या हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लेट को ऐसे खींच रहा हूँ, तो प्लेट को खींचने की वजह से क्या होगा, इन दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगी। अब जो रिलेटिव मोशन मतलब क्या, स्लिप होगा। ये प्लेट इस प्लेट के नीचे क्या होगी, स्लिप हो जाएगी। तो जब स्लिप होगी, स्लिप कहाँ पे हो सकती है, जब भी आपने ऑर्डिनरी टाइप का बोल्ट यूज किया होगा, ब्लैक बोल्ट, ऑर्डिनरी बोल्ट या अनफिनिश बोल्ट, तो उस केस में स्लिप हो सकती है। पर फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट में ये स्लिप नहीं होती, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा क्या करा है, उसको कंप्रेस कर दिया है, उसको ज़्यादा फिट कर दिया है। तो उसकी वजह से दोनों प्लेट जो होती है, इसमें रिलेटिव मोशन नहीं दिखाई पड़ेगी यहाँ पे। अब क्या हो गया, जब भी हम इस प्लेट को ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा पी फोर्स, इतना बेरिंग लोड आ जाएगा। तो बेरिंग लोड आ जाएगा। एरिया कौन कितना होगा, यहाँ पे जब झूम करके ऊपर से प्लान पे देखेंगे हम, तो हमें दिखाई पड़ेगा कि ये जो बोल्ट होगा, इतना वाला जो एरिया होगा यहाँ पे, ऐसी वो प्लेट क्या करेगी, ऐसे ये बोल्ट को ऐसे ऐसे पुश करेगी, राइट। तो इसको बोलते हैं हम बेरिंग लोड। तो ये बेरिंग लोड हो जाएगी। अब बेरिंग लोड, अब बाद में क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि इस प्लेट को खींच रहा हूँ मैं, फिर भी ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन, ये पूरे प्लेट बाहर निकल के नहीं आ रही क्या, निकल के नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे बोल्ट लगाए हुए हैं। क्यों नहीं निकल के आ रही, क्योंकि ये जो बोल्ट होगा, इस बोल्ट का क्या है, इस बोल्ट की कोई शेयरिंग स्ट्रेंथ होगी। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ कैसे दिखाई पड़ेगी, इसको और ज़्यादा झूम करके आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दी, ये जो है ऐसा फोर्स अप्लाई किया, इतना ही फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो जब भी हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे, ऐसे निकल के आएगी। ये देखो, ये आया है बोल्ट, ये क्या होगा, तो ये बोल्ट यहाँ पे लग रहा है, ये बेरिंग प्रेशर, ऐसा बेरिंग प्रेशर लग रहा है। तो बेरिंग प्रेशर ऐसा लग रहा है। अब जब भी हम इस प्लेट को खींच रहे थे, तो ये बोल्ट जब निकल के आ जाएगी बाहर, इसका मतलब ऐसा होगा कि इस बोल्ट के शेयरिंग स्ट्रेंथ जीरो होगी। तो मैं थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद ये पूरा निकल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, ये शेयरिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा अप्लाई हो जा रहा है, इसके लिए हमारा बोल्ट कट हो गया।
तो बोल्ट क्या हो गया, कट हो गया। तो पर यहाँ पे क्या है, ये बोल्ट कट नहीं हो रहा। तो जब बोल्ट कट नहीं हो रहा तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ऐसा होगा कि इसका क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेंथ होगा। अब शेयरिंग स्ट्रेंथ कैसे होगा, तो ऐसा बेरिंग हो रहा है यहाँ पे, ऐसी शेयरिंग, राइट, ऐसी डायरेक्शन इसकी आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन ऐसी, तो और नीचे वाला पोर्शन ऐसा रहेगा नीचे, राइट। तो ऐसा पोर्शन हमें दिखाई पड़ेगा, और ये इसकी डायरेक्शन ऐसी, तो यहाँ पे ऐसी बेरिंग, राइट, मतलब रिएक्शन ऐसी लगेगी। तो जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम निकाल रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे फोर्स ऐसा अप्लाई किया मैंने, अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे बेरिंग प्रेशर क्रिएट हुई, बेरिंग लोड यहाँ पे पी, राइट। पर ये जो बोल्ट है, बोल्ट कट नहीं हो रहा। क्यों कट नहीं हो रहा, क्योंकि इस बोल्ट के बीच में शेयर रेजिस्टेंस अभी क्रिएट हो चुका है। तो शेयर रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, तो ये बेरिंग प्रेशर ऐसा लग रहा होगा, तो इस सेक्शन पे ऐसे हमें क्या दिखाई पड़ेगा, ऐसे इस वाले सेक्शन पे ऐसे रेजिस्टेंस और इस वाले सेक्शन पे ऐसे रेजिस्टेंस, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। और नीचे वाला पोर्शन क्या, नीचे वाला पोर्शन जो होगा, यहाँ पे ऐसे बेरिंग प्रेशर फिर से लगेगा, यहाँ से ऐसे बेरिंग प्रेशर लगेगा, और ये बेरिंग प्रेशर यहाँ पे आगे जाएगा। सो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन और ये अप्लाइड फोर्स। तो हमने फोर्स अप्लाई की थी पी, और रिएक्शन यहाँ पे कितनी आई, रिएक्शन आर। इन दोनों के बीच में जो रिस्टन होगा, इसको बोलते हैं हम ई, और इसकी वजह से इसमें क्या आ जाएगी, बोल्ट में मूवमेंट आ जाएगी, और ये मूवमेंट की वजह से हमारा बोल्ट फेल हो सकता है, किसमें फेल हो सकता है, तो फ्लेक्सुरल टेंशन में फेल हो सकता है, राइट। तो इसको बोलेंगे बेरिंग प्रेशर, ये बेरिंग प्रेशर हो गई, और ये वाला क्या था यहाँ पे। सो जब भी दो प्लेट का कांटेक्ट जहाँ पे है, वहाँ पे हमारी प्लेट कहाँ पे किस में फेल होती है, शेयर में फेल होती है, ये भी मैंने बोला था। तो जो हमारा इसका प्रॉब्लम था किसका, मूवमेंट का, इस मूवमेंट के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये जो ग्रिप लेंथ होती है, कौन सी वाली ग्रिप लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ग्रिप लेंथ होगी, ठीक है। सो ग्रिप लेंथ और शैंक का जो डायमीटर होगा, इसका डायमीटर, तो शैंक का डायमीटर और ग्रिप लेंथ, तो ग्रिप लेंथ डिवाइड बाय शैंक डायमीटर, इसका जो रेशो होगा ये 8 से लेके कम होना चाहिए। तो जब भी इसेंट्रिसिटी विल बी व्हाट, मोर, द बोल्ट इज फेल ड्यू टू द व्हाट, टेंशन कॉज बाय मूवमेंट, तो कॉज बाय मूवमेंट। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, एक क्राइटेरिया हमारे पास है। सो फोर्स force gets transmitted through the bearing stresses. Further, if the grip length is more, eccentricity will be more and bolt may be fail in the tension. So grip length और shank diameter, इसका रेशियो 8 से जब कम होगा तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये बोल्ट होगा ये फेल नहीं होगा, किसमें, टेंशन में। तो देखो ग्रिप लेंथ कम होनी चाहिए, ग्रिप लेंथ बढ़ जाएगी तो ग्रिप लेंथ बढ़ने की वजह से मूवमेंट भी आती है, राइट। तो ग्रिप लेंथ बढ़ने की वजह से मूवमेंट भी आएगी, ग्रिप लेंथ बढ़ने की वजह से बेरिंग स्ट्रेसेस और शेयरिंग स्ट्रेसेस भी बढ़ जाते हैं, राइट। ये भी बात हमने देखी थी। तो मूवमेंट का प्रॉब्लम दूर करने के लिए ग्रिप लेंथ और शैंक का डायमीटर का रेशो 8 से कम होना चाहिए, राइट। अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट क्या अभी, अगला पॉइंट हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट में, ये देखो ये होती है हमारी क्या, रेंचेस, मैकेनिकल डिवाइस होता है, उस रेंचेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, नट को घुमाते हैं। नट को घुमाने के बाद क्या हो जाएगा अभी, तो यह मैंने बताया, देखो। तो नट को घुमाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कैसे क्लैंपिंग फोर्स आएगा, जब क्लैंपिंग फोर्स आ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। ये हमारा रोड होता है, ये रोड पे हमने एक बॉक्स लगाई हुई, इस बॉक्स का वेट होगा कुछ, तो इसका वेट होगा, वेट, ये वेट को रिजिस्ट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन नीचे से लग जाती है, राइट। जितना बड़ा वेट होगा उतनी ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन नीचे से आएगी, राइट। सो ऊपर से वेट आ रहा है 10 न्यूटन का, तो रिएक्शन नीचे से भी कितनी लगेगी, 10 न्यूटन की। अब जब हम इसको खींचेंगे तो खींचने के बाद क्या होगा, जितना बड़ा इसका वेट होगा, जितना बड़ा इसका वेट होगा उतना ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करती है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होती है हमारी, कैसे निकालते हैं हम इस फ्रिक्शन फोर्स को, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। इसका मतलब क्या होगा कि जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगी, जितनी ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ज़्यादा लोड हमें अप्लाई करना होगा, राइट। तो जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं इस बॉक्स को खींचने के लिए, ज़्यादा लोड लग रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा कि इसका वेट ज़्यादा होगा, इसका वेट ज़्यादा होगा तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगी, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगी तो म्यू इंटू एन भी ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा, राइट। तो वेट ज़्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जब भी टॉर्च रेंचेस की हेल्प से जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा क्लैंपिंग फोर्स आ रहा है। तो जो क्लैंपिंग फोर्स मतलब इसको मैं नॉर्मल रिएक्शन बोल दूंगा। तो जितनी ज़्यादा हम इसको नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेंगे, क्लैंपिंग फोर्स जितनी ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा भी दोनों प्लेट के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, और फ्रिक्शन क्रिएट जब हो जाएगी तो इसको खींचने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, हमें प्रेशर लगेगा। तो देयरफॉर हम क्या बोलते हैं कि इस फ्रिक्शन की हेल्प से हमने क्या कर दी, लोड को ट्रांसफर कर दी। तो फ्रिक्शन टाइप को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉन स्लिपिंग टाइप, स्लीप क्रिटिकल कनेक्शन, स्लीप क्रिटिकल कनेक्शन बोलो, फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन बोलो, नॉन स्लिप टाइप कनेक्शन बोलो, राइट, इस तरह से। तो अब देखो हम कहाँ तक इसको घुमाते, रेंचेस की हेल्प से हम नोट को पैक करते, कहाँ तक पैक करते हैं हम उसको, जब तक ये हमारा बोल्ट में प्रूफ स्ट्रेस डेवलप नहीं हो जाता। प्रूफ स्ट्रेस मतलब क्या, यील्ड स्ट्रेंथ। अब देखो मैंने आपको
इस तरह से क्या बताई थी, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताई थी। हाँ, ये जो पॉइंट था हमारा, ये था अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट किसको बोलते हैं हम, जिस पॉइंट में हमारा मोल्ट बोल्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट करता है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, इलोंगेशन बताने को लग जाएगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, अपर यील्ड पॉइंट। तो मतलब क्या हो जाएगा कि जब भी हम रेंचेस की हेल्प से नट को पैक करेंगे, तो पैक करने की वजह से क्या हो जाएगा, जो जो बोल्ट होगा, तो बोल्ट में टेंशन दिखाई पड़ेगा, टेंशन इतना दिखाई पड़ेगा कि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिखाई पड़ेगी। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अब होगी, वहां तक हम क्या करेंगे, ये रेंचेस की हेल्प से इसको पैक करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाए, यहाँ पे ज़्यादातर फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगी, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन करेंगे। और इस टाइप का कनेक्शन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इस टाइप का कनेक्शन को आप यूज़ करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे वाइब्रेशन का प्रॉब्लम होगा, जहाँ पे इम्पैक्ट का प्रॉब्लम होगा, फटीक का प्रॉब्लम, तो फटीक, इम्पैक्ट और वाइब्रेशन का प्रॉब्लम जहाँ पे होगा, या तो नहीं तो हमको स्लिप रजिस्टिंग कनेक्शन बनाना है, तो स्लिप रजिस्टिंग कनेक्शन की जगह पे वाइब्रेशन लोड जहाँ पे आ रहा होगा, उस वक्त हम क्या करेंगे, इस टाइप का बोल्ट का यूज़ करेंगे। तो ये देखो, ये वाला मैकेनिज्म था। तो क्लैंपिंग प्रेशर अप्लाई करने के बाद में प्रेशन क्रिएट होती है। बाद में ये वाला पॉइंट, अब देखो, मैंने आपको जॉइंट जो थी, उस जॉइंट की क्लासिफिकेशन बताई थी, लैप जॉइंट थी और बट जॉइंट, ये जो थी, ये क्लासिफिकेशन ऊपर हमने क्या की थी, ऊपर से ऊपर देखी थी, पर इसके डिटेल क्लासिफिकेशन भी है हमारे पास। कैसा, सो कने क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन बेस्ड ऑन द फोर्स एक्सप्लेन बाय द बोल्ट। जो हमारी बोल्ट होती है, दो प्लेट को कनेक्शन करने के लिए जो बोल्ट होती है, वो बोल्ट किस टाइप का फोर्स को क्या करती है, रिजिस्ट करती है, किस टाइप के फोर्स को क्या करती है, झेलती है। तो उसके बेस पे हमने क्या किया, उसके बेस में हमने बोल्टेड का कनेक्शन के क्लासिफिकेशन किया। तो हमारे पास क्या होती है, तो बोल्टेड कनेक्शन की क्लासिफिकेशन की हमने तीन टाइप में। पहला है हमारा शेयर कनेक्शन, दूसरा टेंशन कनेक्शन, और तीसरा कंबाइन शेयर और टेंशन कनेक्शन। बोल्टेड में किस तरह की फोर्सेस आती है, बोल्ट किस तरह की फोर्सेस को रिजिस्ट करता है, उसके व्याप पे हमने कनेक्शन की 3 टाइप्स बनाई, शेयर कनेक्शन, टेंशन कनेक्शन, कंबाइन शेयर और टेंशन कनेक्शन। अब देखो, अब क्या होगा, हमारे हमारे पास ये वाला कनेक्शन, यहाँ पे। तो ये वाला कनेक्शन कैसे, मैंने लोड अप्लाई कर दिया पी लोड अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पी लोड अप्लाई होगा, यहाँ पे पी लोड जो है, तो यहाँ पे पी लोड अप्लाई करने की वजह से क्या हो गया होगा, यहाँ पे पी इतना क्या हो गया, रिएक्शन डेवलप हो गई होगी। ठीक, तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे जब हम पी इतना फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बीच में जहाँ पे क्या है, दो प्लेट का कनेक्शन है, वहाँ पे शेयर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। कैसा, ये देखो, इसको जूम करके देखेंगे। सो पी लोड अप्लाई करा, पी लोड अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, बेरिंग रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। तो बेरिंग प्रेशर आएगा यहाँ पे, जूम करके देखो इसको। सो ये वाली प्लेट, राइट, ये ऊपर की प्लेट, ये वाली प्लेट, ये ऊपर की प्लेट, यहाँ पे ऐसा बोल्ट, ये वाला बोल्ट। तो देखो अभी ऐसी प्लेट और ऊपर ऐसा बोल्ट। तो जब भी यहाँ पे लोड लगा रहा हूँ, ऐसे बेरिंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, और बेरिंग प्रेशर आएगा, इसकी कोई शेयर स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बताई थी, कैसे डायग्राम बनाई थी, शेयरिंग रेजिस्टेंस इस प्लेस पे इस डायरेक्शन में, ऊपर वाले प्लेन में इस डायरेक्शन में, राइट। तो इस तरह से हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो मतलब क्या हो रहा है, इसको शेयर कनेक्शन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोड अप्लाई करने के बाद जो हमारा बोल्ट होगा, इस बोल्ट को क्या एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, यहाँ पे इसको शेयर एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। तो इसमें इसको शेयर एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, मतलब क्या कि ये इसमें शेयर रेजिस्टेंस है, ये क्या कर रहा है, इस लोड को रिजिस्ट कर रहा है बाय यूजिंग दी वाट, उसमें जो शेयरिंग स्ट्रेंथ होगी उसकी हेल्प से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो बोल्ट है, ये शेयर को एक्सपीरियंस कर रहा है। शेयर को एक्सपीरियंस कर रहा है मतलब क्या, इसमें शेयरिंग स्ट्रेंथ है। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ है मतलब क्या, जो लोड आ रहे हैं, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ की हेल्प से ये रिजिस्ट कर रहा है। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, शेयर कनेक्शन। तो राइट, शेयर कनेक्शन किसको बोलते हैं हम, ऐसा ऐसा कनेक्शन होगा कि जिस कनेक्शन में जो बोल्ट हमने यूज़ किए, वो बोल्ट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, बेरिंग को और शेयरिंग को। तो बेरिंग और शेयरिंग को जब ये बोल्ट एक्सपीरियंस करेगा, तो इस टाइप के कनेक्शन को हम शेयर कनेक्शन बोलते हैं। समझ में आया क्या शेयर कनेक्शन क्या होता है। शेयर कनेक्शन मतलब क्या, कि ऐसा कनेक्शन, जिस कनेक्शन में जो बोल्ट हमने यूज़ किए, वो बोल्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब वो रिजिस्ट कर, मतलब वो क्या, उसमें वो क्या कर रहा है, आने वाली लोड को रिजिस्ट कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब आने वाली लोड को रिजिस्ट कर रहा है, किसकी हेल्प से, बेरिंग और शेयरिंग। तो सो बेरिंग और शेयरिंग, जो बोल्ट बेरिंग और शेयरिंग को एक्सपीरियंस करता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के कनेक्शन को। सो ऐसा बोल्ट हमने यूज़ किया है, ऐसे कनेक्शन को क्या बोलेंगे हम, शेयर कनेक्शन। शेयर कनेक्शन समझ में आया क्या आपको, शेयर कनेक्शन, शेयर कनेक्शन क्लियर हुआ, क्या पे है, एक मिनट।
हाँ अभी देखो अगला। तो शेयर कनेक्शन होने के बाद में हम देखते हैं टेंशन कनेक्शन। अब टेंशन कनेक्शन क्या, जब भी टेंशन कनेक्शन का मीनिंग ऐसा होगा कि जब हमने काम कर लिया पूरा, तो कनेक्शन में जो बोल्ट होगा वो बोल्ट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, वो बोल्ट टेंशन को एक्सपीरियंस कर रहा है। अब कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है, ये देखो हमने क्या की थी, शेयर कनेक्शन के बाद में मैंने क्या बोला था कि हमने ऐसा कनेक्शन कर दिया है कुछ, तो ऐसा कनेक्शन हमने कर दिया। अब इस पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं। तो जब भी इस मेंबर को फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसमें क्या होगा, ये बोल्ट में, ये बोल्ट क्या एक्सपीरियंस करेगा, शेयर को एक्सपीरियंस करेगा। तो शेयर को एक्सपीरियंस करेगा। बाद में टेंशन कनेक्शन किसको बोलेंगे, ये हैंगर कनेक्शन जो होती है वो टेंशन कनेक्शन होती है। अब हैंगर कनेक्शन कैसी, ऊपर कोई तो प्लेट होगी, ऐसी प्लेट, राइट, और नीचे ऐसा टी सेक्शन है, ये टी सेक्शन और ऊपर क्या है, ऐसी प्लेट है। तो इस टाइप का कनेक्शन हम बाद में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई लोड लग रहा है नीचे, तो जब ऐसा लोड लग रहा है नीचे, तो ये जो बोल्ट होगी, इस बोल्ट में क्या होगी, इस बोल्ट में ऐसी टेंशन आ जाएगी, राइट। तो हमने ये पूरा काम कर लिया हमारा, हमने क्या कर, नट बोल्टिंग पूरी पैक कर डाली। नट बोल्टिंग का काम पूरा करने के बाद में ऐसा हैंगर कनेक्शन कुछ तो बनाया हुआ है। अब जब भी इस यहाँ पे लोड आएगी नीचे से, ग्रेविटी के अंडर जब भी यहाँ पे ऐसे कोई लोड लगा रहा होगा कोई, तो क्या होगा, ये जो बोल्ट होगा, इस बोल्ट में टेंशन आ जाएगी। तो इस बोल्ट में क्या आ जाएगी, टेंशन। तो इस तरीके की जो कनेक्शन होती है इसको टेंशन कनेक्शन बोलते हैं। समझ में आया। टेंशन कनेक्शन क्या होता है, सो टेंशन कनेक्शन कनेक्शन मतलब क्या, कि जब भी हम इसको नीचे ऐसे खींच रहे हैं, बोल्ट हमारा क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, बोल्ट हमारा एक्सपीरियंस कर रहा है टेंशन को। उसमें टेंशन कोई बोल्ट को ऐसा लग रहा है कि कोई कोई उसको खींच रहा है, तो वो कोई उसको खींच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, टेंशन रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, राइट। तो इसमें टेंशन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। सो जब भी बोल्ट टेंशन को एक्सपीरियंस करेगा, टेंशन को एक्सपीरियंस करेगा, उस टाइप के कनेक्शन को टेंशन कनेक्शन बोल देंगे। जब भी बोल्ट शेयर को एक्सपीरियंस करेगा, उस टाइप को कनेक्शन के शेयर कनेक्शन बोल देंगे। अगला, अगला वाला, कंबाइन शेयर और टेंशन कनेक्शन। कंबाइन शेयर और टेंशन कनेक्शन मतलब क्या, कि ऐसा कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन है कि उसमें जो बोल्ट हमने यूज़ किया है, वो बोल्ट शेयर को भी एक्सप्रेस कर रहा है और टेंशन को भी एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब कैसे, ये देखो हमने क्या कर दी, ये वाला जो होगा ये कोई आई सेक्शन है ऊपर का, और नीचे हमने क्या कर दिया, ऐसे ब्रैकेट लगा दी, और ऐसा, मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो ये वाला ऐसा कोई आई सेक्शन का कॉलम था, ऐसा खड़ा हुआ, राइट। हमने क्या कर दी, यहाँ पे एक ब्रैकेट प्लेट का कनेक्शन कर दिया। आगे जाके पढ़ेंगे ब्रैकेट प्लेट को, ऐसा ब्रैकेट प्लेट का कनेक्शन, ऊपर से ऐसे लोड लगा रहा हूँ मैं। तो जब भी लोड लगा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा कोई लोड, ठीक है, ऐसा कोई लोड, ऐसा कोई खींच रहा है, ऐसा मेंबर है और दूसरा ये मेंबर है, इसको कनेक्ट किया है मैंने ये प्लेट की हेल्प से, राइट, इस प्लेट की हेल्प से। तो गसेटेड प्लेट होगी, उसकी हेल्प से हमने क्या कर दी, यहाँ पे से ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, जब ऐसा फोर्स में लगा होगा, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो ऐसा कंपोनेंट होगा और एक तो ऐसा कंपोनेंट होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से क्या आ जाएगी, इस बोल्ट को एक्सपीरियंस करना पड़ता होगा शेयर को। ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, तो ये देखो हमने क्या की, ये जो मेंबर है, इस मेंबर पे ऐसे इंक्लाइन फोर्स अप्लाई करा। तो अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी, ऐसे दो कंपोनेंट होगी इसके, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स का कंपोनेंट होगा, ये बोल्ट को कट करने का ट्राई कर रहा होगा। पर बोल्ट मतलब बोल्ट क्या कर रहा है, करेगा, शेयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मतलब ये ओरिजेंटल फोर्स जब हमने अप्लाई की, इसके दो कंपोनेंट शेयर भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे, और टेंशन भी आ रहा है। तो ये ऐसे बोल्ट हो गए जो शेयर को भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और टेंशन को भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होगा, इसको बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं कंबाइंड शेयर एंड टेंशन। तो कंबाइंड शेयर एंड टेंशन, कंबाइंड शेयर एंड टेंशन। तो कंबाइंड शेयर एंड टेंशन मतलब क्या, कि ऐसा कनेक्शन किया है हमने कि उसमें जो बोल्ट होगी वो शेयर को भी और टेंशन को भी एक्सपीरियंस करते होंगे। उस टाइप को कनेक्शन को हम बोलेंगे कंबाइंड शेयर एंड टेंशन। अब ये तीन टाइप थे, ये तीन टाइप थे। क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्टेड, तो बोल्टेड कनेक्शन की ये तीन टाइप हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बोल्ट किस तरह की फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। सो बोल्ट किस तरह की फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, इसके टाइप से हमने बोल्ट के कनेक्शन की क्लासिफाइड की थी तीन। और अब अगला क्या, शेयर कनेक्शन जो है, ये शेयर कनेक्शन के हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। शेयर कनेक्शन की क्लासिफिकेशन हमने देखी थी, कौन कौन थे, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। सो लैप जॉइंट और बट जॉइंट, ऐसे दो टाइप के क्लासिफिकेशन हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। सो टाइप ऑफ द व्हाट, टाइप ऑफ शेयर कनेक्शन। तो शेयर कनेक्शन के दो टाइप होते हैं, पहला टाइप लैप कनेक्शन, दूसरा बट कनेक्शन। सो लैप कनेक्शन और बट कनेक्शन। लैप किसको बोलते हैं, जब दो मेंबर ओवरलैप हो गए, और दो मेंबर ओवरलैप मेंबर को जब हम कनेक्ट करेंगे, सो ओवरलैप मेंबर को जब हम कनेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं हम लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट बोलो या लैप कनेक्शन बोलो, तो लैप जॉइंट या लैप कनेक्शन इसको हम बोलते हैं। अगला क्या होता है हमारा, अगला होता है हमारा बट जॉइंट। सो बट जॉइंट मतलब क्या, जब भी दो मेंबर
एंड टू एंड कनेक्ट करने होंगे, तो जब भी दो मेंबर एंड टू एंड कनेक्ट करने होते हैं, बाय द यूजिंग व्हाट, हमें यूज़ करनी पड़ती है, हमको यूज़ करनी पड़ती है यहाँ पे कवर प्लेट। सो दो मेंबर को कनेक्ट कर रहे हैं हम बाय यूजिंग व्हाट, कवर प्लेट। इसको बोल देते हैं हम व्हाट, तो इसको बोल देते हैं, इसको बोलते हैं बट जॉइंट। तो ये हमारा हो गया बट जॉइंट। तो बट जॉइंट की केस भी देखी थी। बाद में ये भी देखा था क्या, इस केस में देखो, ये था हमारा सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट। एक तो मेंबर ओवरलैप हो गया है और इसको हम सिंगल बोल्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है बोल्टेड लाइन, तो जो बोल्टेड लाइन है वो सिंगल है, तो इसके लिए सिंगल बोल्टेड लैप कनेक्शन इसको बोलते हैं हम। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको भी हम देखो, ये जो है हमारा, ये सिंगल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट है। तो इसकी पूरी क्लासिफिकेशन हमने डिटेल में देखी थी पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो ये वाले हमने कंप्लीट कर लिया। हमने एक पॉइंट यहाँ पे देखा था, कौन सा, कि लैप जॉइंट में इसेंट्रिसिटी का प्रॉब्लम आता है। मतलब इसेंट्रिसिटी की वजह से एक्स्ट्रा की मूवमेंट डेवलप हो जाती है, उसकी वजह से हमारा बोल्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा का टेंशन को क्या करता है, रिजिस्ट करता है। इसके लिए इसको फेल होना पड़ता है। किस में फेल होता है, फ्लेक्सुरल टेंशन में। सो देयरफॉर जो बोल्ट होगा वो बोल्ट फेल हो जाता है फ्लेक्सुरल टेंशन में। सो बोल्ट इज फेल इन द व्हाट, फ्लेक्सुरल टेंशन। सो बोल्ट फ्लेक्सुरल टेंशन में फेल हो जाता है, ये भी देखा था हमने। ये वाला पॉइंट आपको, ये वाला पॉइंट पढ़ना होगा। ये वाला कौन सा, ये देखो, जब भी मेंबर को कनेक्ट कर रहे हैं हम, ये वाला मेंबर, ये वाला मेंबर। सो मेंबर को जब हम एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए हमने यूज़ किया, क्या कर ली, कवर प्लेट। तो जब कवर प्लेट हम यूज़ कर रहे हैं, तो कवर प्लेट जब यूज़ कर रहे हैं, इस कवर प्लेट की थिकनेस कितनी होती है, देखो, इसकी थिकनेस है टी, और कवर प्लेट जो होती है, इस कवर प्लेट की थिकनेस कितनी, 1.25 टी डिवाइड बाई 2 होती है। यहाँ पे 2 रहेगा, ये नीचे जो है ना, यहाँ पे 2 रहेगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, राइट। सो जब भी बट ज्वाइंट करते हैं हम, बट ज्वाइंट मतलब क्या, एंड टू एंड कनेक्शन। सो जब भी मेंबर को एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए हमको कवर प्लेट यूज़ करनी पड़ती है। इस कवर प्लेट की थिकनेस कितनी होती है, इसकी जितनी थिकनेस होगी मेन प्लेट की, सो मेन प्लेट की जितनी थिकनेस होगी, मेन प्लेट की थिकनेस है टी, तो कवर प्लेट की थिकनेस कितनी हो जाएगी, 1.25 टी डिवाइड बाई 2, इतनी थिकनेस होती है हमारी कवर प्लेट की। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो टाइप ऑफ द शेयर कनेक्शन। बाद में जो डबल बोल्टेड डबल कवर प्लेट कनेक्शन होती है, कौन सी वाली, यहाँ से अगली वाली। सो डबल कवर बट जॉइंट जो होता है, डबल कवर बट जॉइंट, इसके केस में जब हम यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा पी इतना। तो पी इतना लोड जब लगाऊंगा, तो पी इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन का जो सीजी होगा वो एक ही होता है। इसकी वजह से यहाँ पे इसेंट्रिसिटी 0 हो जाती है। तो जो हमारे बोल्ट होते हैं, उस बोल्ट पे बेंडिंग नहीं आती। तो बेंडिंग नहीं आएगी, तो मतलब एक्स्ट्रा की बेंडिंग नहीं आएगी। तो देयरफॉर वो पॉइंट हमने दूर कर दिया। तो बेंडिंग का पॉइंट दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दो मेंबर को कनेक्ट करना होगा डबल कवर बट जॉइंट के हेल्प से। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमको, कैसे पूछ लेते हैं कि ये कौन सा कनेक्शन है, बट कनेक्शन। ये भी बट कनेक्शन है, पर ये सिंगल प्लेट, ये कौन सा है, सिंगल कवर बट कनेक्शन है। ये सिंगल कवर बट कनेक्शन है, और जो बोल्टेड की लाइन है ये सिंगल है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको सिंगल बोल्टेड सिंगल बट कवर। तो सिंगल कवर बट कनेक्शन के केस में, सिंगल कवर बट कनेक्शन के केस में इसेंट्रिसिटी आती है क्या, ऐसा क्वेश्चन हमको पूछ लेते हैं। तो इसमें इसेंट्रिसिटी आती है कैसे, ये देखो, तो ये कैसे आती है, यहाँ पे मैंने लोड अप्लाई कर दी, यहाँ पे लोड अप्लाई किया है। तो जब भी इस पे लोड में अप्लाई करूँगा, लोड अप्लाई करने की वजह से हम क्या करते हैं, ऐसे झूम करते हैं यहाँ पे। तो झूम करेंगे, तो जब झूम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जब भी हम यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस इस लाइन में क्रिएट होता है। कैसे, इतना पार्ट को बाहर निकाल लो। इतना पार्ट को बाहर निकालने के बाद समझ में आ जाएगा कि ये वाली प्लेट ऐसी नीचे, और ये वाली ऊपर की, ये ऊपर की ऐसी, और यहाँ पे हमारा ऐसा बोल्ट, ऐसा बोल्ट होगा, राइट। तो अब क्या होगा, जब भी हम यहाँ से ऐसे लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो इस लोड की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे बेरिंग वाला ऐसे लगेगा यहाँ पे। तो जब भी मैं ऐसे पी ऐसे लोड लगा रहा हूँ, यहाँ पे प्लेट से क्या होगा, यहाँ पे बेरिंग प्रेशर आएगी बोल्ट पे। अब बोल्ट पे आएगी, ये जो कनेक्शन का ये दोनों वाला जो पोर्शन था, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे शेयर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। शेयर रेजिस्टेंस कैसे आएगा, ये भी देख सकते हैं, जूम करो इसको। सो ये बेरिंग, इसको कट करने के बाद दिखाई क्या पड़ेगा, सो ऐसा बेरिंग, ऐसा शेयरिंग, बाद में ऐसा शेयरिंग, राइट। ऊपर ऐसा, फिर में ऊपर कैसा आ जाएगा, ऐसा बेरिंग। सो बेरिंग मतलब क्या हो रहा है कि जब भी हम यहाँ पे ऐसे लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो इस लोड की वजह से यहाँ पे बेरिंग प्रेशर आ रहा है। ये जो दोनों वाले, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा हमें दिखाई पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होगा, ये इसकी स्टोरी भी डिटेल में समझ सकते हैं हम। ये देखो, जब भी मैं यहाँ पे लोड लगा रहा हूँ, इस लोड की वजह से ये जो बोल्ट है हमारा, ये कट नहीं हो रहा। क्यों कट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेंथ है। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से शेयरिंग स्ट्रेंथ है, मतलब उसको बैलेंस बताना पड़ेगा। जितना होगा यहाँ पे उतना ही ऊपर होगा। पी लोड अप्लाई कर दिया मैंने, बेरिंग प्रेशर क्रिएट हुआ पी, शेयर होगा पी, इसकी डायरेक्शन में शेयर होगा पी, बाद में बेरिंग होगा पी, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे आ रही। तो रेजिस्टेंस जो आ रहा है, वो रेजिस्टेंस ऐसा आ रहा है,
राइट। तो पी लोड लगाने की वजह से रेजिस्टेंस ऐसा आ रहा है यहाँ पे, सो देयरफॉर इसके बीच में ई इतनी इसेंट्रिसिटी आ रही है यहाँ पे भी, सो देयरफॉर सिंगल बट कवर कनेक्शन जो होता है, सिंगल 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 कवर बट कनेक्शन जो होते हैं उसमें भी इसेंट्रिसिटी आती है, तो उसकी इसके लिए हम क्या करते हैं, डबल कवर प्लेट वाली कनेक्शन को यूज़ करेंगे, राइट। सो ये भी हमें समझ में आ गया। कहा लगा रे, ये बघा, सर ये रिपीट कीजिए ना। ये देखो, नवीन सांगा ना। ये बघा, ये वाला पॉइंट समझ लो अच्छे से। मैं ना आपको जूम करके अच्छे से बताता हूँ। देखो क्या होगा, मैंने क्या करा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दी। अब देखो कौन सा भी कनेक्शन देखो, एक तो ट्रक का देखो, ट्रक का कनेक्शन होता है। ट्रक में क्या करते हैं, वो जो प्लेट होती है वुडन प्लेट होती है, सो वुडन प्लेट को क्या करते हैं, बोल्टेड के कनेक्शन यूज करके ना कनेक्ट करते हैं। ट्रक होती है ना, ट्रक का जो पिछला पार्ट होता है वहाँ पे से वुडन की प्लेट लगाई होती है, वहाँ पे वो टेंशन मेंबर हमें दिखाई पड़ते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने लोड ऐसे अप्लाई कर दिया है, ठीक है, पी लोड अप्लाई कर दिया है। अब इस लोड अप्लाई की, ये जो मैंने लोड अप्लाई करा हुआ है, इस लोड की वजह से जो कनेक्शन है, एक कनेक्शन ऐसा मूव नहीं हो रहा हमारा, ये मूव नहीं, ये स्टैटिक कनेक्शन है। मतलब जो कनेक्शन है हमारा स्टैटिक कनेक्शन है। अब बात क्या हो जाएगी, कनेक्शन स्टैटिक है, लोड कितना अप्लाई किया मैंने, पी। तो पी लोड अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, जब भी मैं इस प्लेट को खींच रहा हूँ, तो ये जो यहाँ पे जो होल होगी, इस होल को कनेक्शन पोर्शन जो होगा प्लेट का, ये भी इसको ऐसा ऐसा पुश करेगा। प्लेट को जब मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो ये भी इसको खींचेगा। मतलब क्या हो जाएगा कि जितना फोर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ उतना फोर्स यहाँ पे आ रहा है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई क्या समझ में? ये जो नीचे वाली प्लेट है, ये वाली, ये क्या कर रही है समझ में आएगा आपको? ये पी, ये पी, समझ लगा ये, राइट। हाँ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखो, सो बेरिंग एरिया कितना होगा, बेरिंग एरिया जो होगा वो इतना होगा, इसकी टोटल लेंथ पे ऐसा 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 आ रहा होगा, राइट। और कहाँ पे, ये जो ये सर्कुलर पोर्शन जो है ना यहाँ पे ऐसा, तो ये प्लेट जो है ना ऐसी खींच रही होगी उसको, ऐसी खींच रही होगी, राइट, ऐसा। सो ऐसा बेरिंग प्रेशर इस पे आ रहा है। तो बाद में क्या, अब बेरिंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, पर मुझे एक बात बताओ, इसमें जो बोल्ट है, ये बोल्ट कट होके नहीं जा रहा। कट होके नहीं जा रहा मतलब क्या, हमने बोला है कि जब भी हम किसी को कट करने को जा रहा है तो कट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ है, शेयरिंग स्ट्रेंथ है उसकी। तो कैसी शेयरिंग स्ट्रेंथ है, तो इसको एक काम करिए, जहाँ पे दो मेंबर कनेक्ट होती है, इस वाले पोर्शन में शेयरिंग स्ट्रेंथ डेवलप होगी। तो कौन से एरिया पे, सिर्फ शेयरिंग एरिया एक ही होता है, यहाँ पे एक ही होगा, तो सिंगल शेयर है यहाँ पे। जब नीचे से जब हम प्लेट लगाएंगे तो डबल शेयर होगा, वो भी देखेंगे। तो ये सिंगल शेयर एरिया मुझको दिखाई पड़ रहा है। अब इसको जब हम जूम करेंगे, तो जूम करने के बाद में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होता होगा, यहाँ पे। तो ये बेरिंग प्रेशर ऐसी आ रही है यहाँ पे, इसको इस बेरिंग प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए बोल्ट ने शेयरिंग रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में लगाई, रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में लगाई। पर यहाँ पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए बीच में उस एरिया पे। ये जो एरिया मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ये वाला एरिया ऊपर का, ऐसे प्लान में देखा तो ये वाला एरिया, तो इसको रिजिस्ट करने के लिए बोल्ट ने क्या करी, शेयरिंग रेजिस्टेंस क्रिएट कर डाली। पर शेयरिंग रेजिस्टेंस सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं हो सकती, दो डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रही है, राइट। सो देयरफॉर ऐसा 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 भी होगा वहाँ पे। तो जब भी हम मेंबर को कट करते, मतलब कट करके जब देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा बीच में। मतलब क्या होगा, ऐसा कोई बेरिंग प्रेशर था, उसको रिजिस्ट करने के लिए अपने बोल्ट ने क्या करी, शेयरिंग रेजिस्टेंस क्रिएट की, पर इसके बीच में क्या होगा, ऐसा इक्विलिब्रियम होगा, ठीक। तो इस यहाँ पे इस लाइन पे क्या है, इस लाइन पे ऐसे फोर्सेस है। तो पी लोड हमने अप्लाई करी, पी लोड अप्लाई करने के लिए बेरिंग प्रेशर क्रिएट हुआ पी, राइट। शेयरिंग रेजिस्टेंस हुई पी, बैलेंस कर दी पी, इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पे। अब इसको कनेक्शन करके जो वाली ऊपर का पोर्शन होगा, ये क्या करेगा, ये वाली प्लेट क्या करेगी, ये वाली प्लेट फिर से रेजिस्टेंस देगी यहाँ पे ऐसी, राइट। मतलब बेरिंग प्रेशर आ जाएगी। तो बेरिंग प्रेशर ऐसा आ जाएगा, ऐसा बेरिंग प्रेशर आएगा, तब जाके हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो हमने जो पी लोड अप्लाई करी थी, ये वाली पी लोड, तो ये इस पी लोड को रिड्यूस कौन कर रहा है, इसको ऐसे ए वाला ऐसे रिड्यूस कर रहा है। मतलब फाइनल जब जाके देखोगे आप, तो उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, ऐसा रेजिस्टेंस आएगा। तो पी फोर्स अप्लाई करने की वजह से रेजिस्टेंस ऊपर क्रिएट हो चुकी है, तो इसके बीच में जो इसेंट्रिसिटी होगी, पी इक्वल इक्वल, यहाँ पे पी लोड अप्लाई कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस भी पी क्रिएट हो चुका है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसेंट्रिसिटी ई इतनी डिस्टेंस पे। सो कपल की वजह से यहाँ पे मूवमेंट क्रिएट हो रही है। तो इस बोल्ट में कोई बेंड कर रहा है ऐसे महसूस कर रहा होगा वो, तो जब बेंड कर रहा होगा मतलब इसमें एक्स्ट्रा की टेंशन आ जाएगी, जिसको हम फ्लेक्सुरल टेंशन बोलेंगे, और फाइनली हमारी जो बोल्ट होगी वो फ्लेक्सुरल टेंशन में फेल हो जाएगी। समझ में आएगा आपको? क्या डाउट है आपको? राइट, हाँ। तो ये वाला पॉइंट,
तो इसकी लाइन जो होगी फाइनली तो इस तरह से जाएगी। कवर प्लेट का डायमेंशन देख लो, कवर प्लेट का डायमेंशन कितना होगा, मेन प्लेट, इसको बोलेंगे मेन प्लेट, ये हमारी मेन प्लेट है। सो मेन प्लेट की थिकनेस टी होगी तो कवर प्लेट की कितनी होगी 1.25 टाइम्स। सो 1.25 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट डिवाइड बाई टू यहाँ पे डिवाइड बाई टू बाकी है, राइट। सो नीचे जाएंगे। अब देखो इसको भी समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे, मैंने क्या कर दी यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया पी। सो पी मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स पी अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे बेरिंग लोड आ जाएगा पी इतना। सो पी अप्लाई करने की वजह से पी इतना आ गया। अब क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे यहाँ पे शेयर एरिया कितनी है बताओ मुझको, यहाँ पे शेयर एरिया कितनी है, डबल हो, राइट, दो है। तो कहाँ पे दो, ये देखो ऊपर दिखाई पड़ेगा, फोर्स अप्लाई किया है हमने यहाँ पे, ये वाला शेयर एरिया और ये वाला शेयर एरिया, तो डबल शेयर मतलब बोल्ट जो फेल होगा वो डबल शेयर में फेल होगा। बहुत ज़्यादा लोड जब हम लगा देंगे हमारा बोल्ट कट हो जाएगा, मतलब बोल्ट फेल हो जाएगा डबल शेयर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शेयर एरिया ज़्यादा है। तो जहाँ पे शेयर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे भी शेयर एरिया ज़्यादा होते हैं, मुझे एक बात बताओ आप, जहाँ पे शेयर एरिया ज़्यादा होगा, जहाँ पे शेयर एरिया ज़्यादा होगा, शेयर को लेने की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या कम होगी, जहाँ पे शेयर एरिया ज्यादा होगी। राइट ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे शेयर एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे शेयर लेने की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसको भी समझ सकते हैं, कैसे देख लो, तो शेयर को लेने की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कैसे देख लो, मैंने पी फोर्स अप्लाई करा तो इसकी वजह से ये प्लेट इसको ऐसे पुश करती होगी, मतलब यहाँ पे पी लोड आ गया, राइट, पी लोड आ गया। बाद में क्या, तो बाद में पी लोड आने की वजह से ये जो सेक्शन होगी जहाँ पे मेंबर आके मीट कर रहे होगे, इसका शेयर रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका होगा। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा लोड, राइट, ये लोड, ये बेरिंग ऊपर का शेयर, राइट, ऊपर का शेयर और ये नीचे वाला शेयर, ऐसा आ जाएगा। अभी कितना आएगा, लोड अप्लाई करा था मैंने पी, बेरिंग क्रिएट हुआ पी, ऊपर कितना आएगा P/2 और ये P/2, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इसको रजिस्ट करेंगे। अब मतलब क्या हो गया, लोड अप्लाई कितना किया था हमने, पी अप्लाई किया था, पर दो एरिया मिलके इसको रजिस्ट कर रहे हैं, राइट, दो, आधा तू कर आधा मैं कर। पर ऊपर के केस में क्या था, टोटल लोड जो था पी वाला लोड, उस पी वाला लोड को सिर्फ एक ही एरिया क्या कर रहा था, रिजिस्ट कर रहा था। पर यहाँ पे दो एरिया मिलके रिजिस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, शेयर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, शेयर की स्ट्रेंथ बढ़ गई, राइट। सो देयरफॉर डबल कवर बट जॉइंट जो होती है वो डबल कवर बेड जॉइंट अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है, क्योंकि वो शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करती है, तो शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। इसका भी एमसीक्यू आपको दिखाई पड़ेगा आगे जाके। सो देयरफॉर यहाँ पे आ गया। अगला पॉइंट क्या होगा, इस शेयर को बैलेंस करने के लिए उस सेक्शन पे जहाँ पे हमने कट करके देख रहा है वहाँ पे P/2 इतना क्या होगा, P/2 क्या होगा, ऐसे P/2 वहाँ पे क्या हो गई, बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम ऐसा होगा वहाँ पे। बाद में क्या, बाद में इस प्लेट पे, तो इस प्लेट को होगी, इस प्लेट पे बेरिंग आ जाएगी फिर से। सो बेरिंग कैसे, ऐसी, यहाँ पे ऐसी बेरिंग आ जाएगी, इसकी बेरिंग ऐसे आ जाएगी। सो बेरिंग यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। सो ऊपर से जो देख रहे हैं हम, यहाँ पे बेरिंग आ जाएगी कितनी, सो जो बेरिंग आ जाएगी इसको बैलेंस करने के लिए P/2 सो P/2 अब P/2। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे कपल फॉर्म हो रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, कैसे नहीं हो रही, ये देखो, ऊपर से P/2, नीचे से भी P/2, इससे जो मूवमेंट क्रिएट हो रही होगी ऐसी कोई इस डायरेक्शन में, उसको ये मूवमेंट नीचे वाली बैलेंस कर डालेंगी ऐसी। सो यहाँ पे ऐसे कोई एक्स्ट्रा की मूवमेंट नहीं क्रिएट हो रही। सो ऊपर से जो मूवमेंट बन रही है उसको नीचे वाली मूवमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे बैलेंस कर दे रही है। सो देयरफॉर एक्स्ट्रा की मूवमेंट नहीं आती। सो डबल कवर जो प्लेट लगा के हम जो कनेक्शन करते हैं, डबल कवर बट जॉइंट के केस में मूवमेंट का प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है और शेयरिंग की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, क्योंकि शेयर एरिया बढ़ जाता है। तो शेयर एरिया, डबल शेयर एरिया, समझ में आया क्या आपको ये, बहुत क्लियर। नजीमा? यस सर। तो ये हो गया। तो ये वाली प्लेट कितनी होगी, इसका डायमेंशन भी देख लो। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, देखो यहाँ पे नोट मेंशन की मैंने, इट इज़ डिजायरेबल टू यूज डबल कवर बट जॉइंट। सो डबल कवर बट जॉइंट को यूज़ क्यों करना चाहिए, इसके रीजन मैंने बताए हुए हैं, ये पूछेगी आपको, ठीक। सो क्यों यूज़ करना चाहिए, इन डबल कवर बट जॉइंट कनेक्शन सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द लोड इन वन कनेक्टेड मेंबर इज लाइंग विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनदर कनेक्टेड मेंबर, राइट। तो अनदर कनेक्टेड मेंबर जो होगी उसको, उसके क्या होगी, फाइनल जब जाके देखेंगे, कौन सा वाला, जब फाइनल जब जाके देखेंगे यहाँ पे, इसमें जो लोड आ रहा है ये फाइनल जाके ऐसा जाके इसका रेजिस्टेंस ऐसा आएगा। सो दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी ऐसे ही जाएगी फाइनल। पर मैंने आपको इतने पार्ट से भी बता दिया कि जो मूवमेंट क्रिएट हो रही थी ऊपर और नीचे, वो क्या कर डालती है, बैलेंस कर जाती है। तो उससे समझ लो, नहीं तो फाइनल जो हम रेजिस्टेंस बताएंगे जब हम जाके इस बोल्ट से जाएंगे, तो फाइनल हमारा लोड ऐसे जाएगा बाहर। तो देयरफॉर लोड की जो इस मेंबर की लोड लाइन और उस मेंबर की सीजी लाइन का, लोड लाइन का जो सीजी होता है, लोड लाइन का सीजी एक ही होता है, इसकी वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा के मूवमेंट नहीं आएगी।
तो देयरफॉर एक्स्ट्रा की मूवमेंट नहीं आएगी, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा की मूवमेंट नहीं आएगी, मतलब एक्स्ट्रा के लोड लेने की उसको जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट क्या, सो इन डबल कवर बट जॉइंट सीजीओ ऑफ द लोड इन वन मेंबर इज लाइंग विद द सीजीओ ऑफ द अदर मेंबर कनेक्टेड मेंबर, हेंस करेक्शन इन द फ्री फ्रॉम द मूवमेंट वेयर इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड एग्जिट इन द सिंगल लैप कनेक्शन। तो देखो कहाँ कहाँ पे होती है इसेंट्रिसिटी का प्रॉब्लम, एक तो लैप जॉइंट में होगा या तो सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट में होगा। लैप जॉइंट बोलो या सिंगल कवर बट जॉइंट में इसेंट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, राइट। अगला पॉइंट क्या था, सो लैप कनेक्शन या सिंगल कवर बट कनेक्शन। नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, तो शेयर को मतलब शेयरिंग स्ट्रेंथ बोलेंगे। नॉमिनल शेयर कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब स्ट्रेंथ, तो जो शेयर लेने की जो कैपेसिटी होगी जिसको शेयर स्ट्रेंथ बोलते हैं, इन डबल कवर बट जॉइंट इज 2 टाइम्स ऑफ द शेयर प्लेट इन द ट्वाइस ऑफ द नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ द लैप। तो लैप कनेक्शन में जितनी शेयर की स्ट्रेंथ होगी उससे डबल की स्ट्रेंथ डबल कवर बट जॉइंट में दिखाई पड़ती है। क्यों, क्योंकि शेयर का एरिया डबल है। तो लैप कनेक्शन में शेयरिंग स्ट्रेंथ जो होगी उसके डबल हमारी बट कनेक्शन में क्या होती है, डबल कवर बट कनेक्शन में शेयरिंग स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट, राइट, यहाँ तक हम आए थे। सो यहाँ तो हमने देखा, अब अगला पॉइंट हम पढ़ने जाने वाले हैं। अगला पॉइंट क्या था, सो अगला पॉइंट समझ में आया क्या आपको, ये देखो शेयर कनेक्शन के टाइप होते हैं, लैप कनेक्शन और बट कनेक्शन। लैप कनेक्शन में सिंगल बोल्टेड लैप कनेक्शन, डबल बोल्टेड लैप कनेक्शन, राइट। बाद में बट कनेक्शन में क्या होती है, सिंगल कवर प्लेट वाली, डबल कवर प्लेट वाली, उसमें भी बोल्टेड लाइन होती है। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा पैटर्न ऑफ द बोल्टेड जॉइंट। सो पैटर्न ऑफ बोल्टेड जॉइंट। पैटर्न ऑफ बोल्टेड जॉइंट, अब क्या होगा ये देखो, जो बोल्टेड जॉइंट होती है उसका पैटर्न होता है, मतलब दो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए तुम क्या यूज कर रहे हो, बोल्ट यूज कर रहे हो, पर बोल्ट लगाने का तरीका होता है। सो देयरफॉर बोलेंगे हम पैटर्न ऑफ द बोल्टेड जॉइंट। अब कैसा तरीका होगा, मेरे पास दो मेंबर है यहाँ पे, तो मेरे पास दो मेंबर यहाँ पे ऐसे, सो दो मेंबर, तो अब बोल्ट को लगाने के तरीके होते हैं हमारे पास। एक मेंबर है हमारे पास, तो पूरा मेंबर ऐसे बता देता हूँ, राइट। और दूसरा मेंबर के लिए मैं अलग सा पेन लूँगा, ये वाला पेन लिया मैंने रेड कलर का, ऐसा, ठीक। हाँ, तो इसको समझ लेंगे। अब कैसे समझ लेंगे इसको, देखो, तो लाइन लूँगा, फिर से कलर चेंज कर लो, ये देखो ऐसा। हम्म, एक मिनट, हाँ भक्ता, बोल्टेड की साइज़ कम ज़्यादा हो गई तो समझ लो आप, ठीक है। अब देखो, अब क्या है यहाँ पे, जो बोल्ट में लगा रहा हूँ उस बोल्ट की जो लाइन होगी, मतलब कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली देखो, ये वाली लाइन, राइट। बोल्ट की जो लाइन है ना, वो लाइन स्ट्रेट है यहाँ पे। अब दिखाने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है मुझको, पर जब भी मैं क्या कर रहा हूँ, दो प्लेट को कनेक्ट कर रहा हूँ, पर बोल्ट की लाइन यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट है यहाँ पे। तो जब भी मैं इस तरीके से कनेक्शन बनाता हूँ उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं चेन पैटर्न। तो हमारा वो चेन पैटर्न हो जाता है। चेन पैटर्न मतलब क्या होगा कि दो मेंबर को हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे लोड में अप्लाई करूँगा बाद में जाके, सो ये हमारी लोड की एप्लीकेशन होगी, ये लोड की एप्लीकेशन होगी। पर दो प्लेट जो हम कनेक्ट कर रहे हैं इसका आप प्लान भी देख सकते हैं, मतलब साइड व्यू भी देख सकते हैं, ये तो प्लान होगा, राइट। और साइड व्यू कैसे बनूंगा मैं, ऐसा, एक मिनट, हाँ। तो इसका प्लान कैसे समझ लेंगे, ऐसा, ये ऊपर की प्लेट, ये ऊपर की प्लेट, ये नीचे वाली प्लेट, ये ऊपर की प्लेट, ये नीचे वाली प्लेट। अब इसको भी समझ लेंगे। तो कैसे समझना है, यहाँ पे ऐसे मैंने बोल्ट लगाया हुआ है, ऐसे बोल्ट लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ऐसे बोल्ट की लाइन, ये भी बोल्ट की लाइन। जो बोल्ट की लाइन जो होगी ऊपर से देखने के बाद जो बोल्ट की लाइन हमें दिखाई पड़ेगी, ये बोल्ट ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे बोल्ट लगाया हमने। तो बोल्ट क्या है, बोल्ट की लाइन क्या है, बोल्ट की लाइन पैरेलल दिखाई पड़ रही है, स्ट्रेट दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। सो ऐसा जो पैटर्न होता है बोल्ट लगाने का, इसको बोलते हैं चेन पैटर्न। इसको क्या बोलेंगे हम, चेन पैटर्न। तो ये हमारा चेन पैटर्न हो गया। बोल्ट जब हम कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, वो स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम चेन पैटर्न। तो चेन पैटर्न ये निकल के आ गया। अब सबका प्रॉब्लम बता दूंगा मैं। चेन पैटर्न होता है, स्टैगर्ड चेन पैटर्न होता है और डायमंड पैटर्न होता है। कौन सा तरीका अच्छे से यूज करना चाहिए ये बात हम देखेंगे।
तो चेन पैटर्न समझ में आया क्या आपको? जब भी दो प्लेट हम कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे दो प्लेट कनेक्ट करने के लिए जो बोल्टेड की लाइन होगी वो स्ट्रेट होगी, उस केस में जो पैटर्न होगा उसको चेन पैटर्न बोलेंगे। क्लियर हुआ है आपको? चेन पैटर्न, तो ये चेन पैटर्न। हो सर। अगला पार्ट स्टैगर्ड चेन पैटर्न। अब स्टैगर्ड चेन पैटर्न को जिगजैग पैटर्न भी बोलते हैं। अब कैसे है ये वाला? कैसा? ये देखो, इसका मैं प्लान निकाल के बताता हूँ आपको। ऐसा ये प्लान हाथ से ही निकाल लेता हूँ, ठीक। सो हाथ से ही निकालूंगा। यहाँ पे बोल्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे एक बोल्ट बाद में, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे एक बोल्ट, यहाँ पे एक बोल्ट और यहाँ पे एक बोल्ट, यहाँ पे एक बोल्ट और ये बीच में एक बोल्ट। हाँ, अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इसकी लाइन ऐसे, इसकी लाइन ऐसे, इसकी लाइन ऐसे, इसकी लाइन ऐसे, सॉरी हाँ, इसकी लाइन ऐसे, इसकी लाइन ऐसे। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है देखो आप, ये जो बोल्ट है इस बोल्ट, हाँ इस बोल्ट के लिए सिर्फ एक ही लाइन, इस बोल्ट के लिए एक ही लाइन, इसके लिए एक ही लाइन। मतलब जब हम बोल्ट की लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, इस बोल्ट की लाइन में सिर्फ एक ही बोल्ट आ रहा है, अगला बोल्ट के लिए एक ही बोल्ट आ रहा है, अगला बोल्ट के लिए अगला बोल्ट के लिए एक ही लाइन आ रही है। मतलब हर एक लाइन के लिए एक बोल्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये जो होगा इस कनेक्शन को हम बोलते हैं स्टैगर्ड चेन। इसको क्या बोलेंगे हम? स्टैगर्ड चेन। इसको स्टैगर्ड चेन बोलो या जिगजैग बोलो। मतलब जो पैटर्न होगा इसको लगाने का वो जिगजैग पैटर्न होगा, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे बोल्ट लगाई, यहाँ पे बोल्ट लगाई, यहाँ पे बोल्ट लगाई, यहाँ पे बोल्ट लगाई, यहाँ पे बोल्ट लगाई। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं हम जिगजैग पैटर्न। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। तो जब भी हम बोल्टेड के कनेक्शन करने को जा रहा है इसको हम जिगजैग पैटर्न बोल रहे हैं। अब जिगजैग पैटर्न बोल दिया, इसका बेनिफिट क्या होगा ये भी देखेंगे, पर इसको स्टैगर्ड स्टैगर्ड और जिगजैग पैटर्न बोलते हैं हम। जिगजैग पैटर्न, एक तो स्टैगर्ड बोलो या जिगजैग पैटर्न बोलो। तो स्टैगर्ड बोलो या जिगजैग पैटर्न इसको बोलेंगे हम। फोर्स लगाने का तरीका ऐसा होगा कुछ, तो इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। तो पहला था चेन पैटर्न और दूसरा है स्टैगर्ड पैटर्न। तीसरा रहता है हमारा डायमंड पैटर्न। अब डायमंड पैटर्न क्या होता है ये भी पढ़ लेंगे, देखो। सो डायमंड पैटर्न, अब डायमंड पैटर्न क्या होगा इसको भी देख लेते हैं। डायमंड पैटर्न मतलब इस तरीके से कुछ, तो कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। अब देखो इसको समझ लेंगे। यहाँ पे ऐसे एक बोल्ट, अगले लाइन में ऐसे दो बोल्ट, अगले लाइन में और एक, दो, राइट, और इसके पीछे यहाँ पे ऐसे, राइट। समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे इस लाइन में एक, अगले लाइन में दो, अगले लाइन में तीन, अगले लाइन में चार, पाँच, छः करके इसको बोलते हैं डायमंड पैटर्न। इसको समझने के लिए देखो डायग्राम जो होगी मेरे पास, डायग्राम है मेरे पास, एक गूगल पे भी मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे बोल्ट लगाया, अगला बोल्ट ऐसा होगा, अगला बोल्ट ऐसा, ऐसा और ऐसा, अगला बोल्ट ये से, ये से, ये वाला और ये वाला। ये बोल्ट की लाइन हुई, ये बोल्ट की लाइन हुई, ये बोल्ट की लाइन हुई, ये बोल्ट की लाइन हुई। क्लियर होगा? क्लियर हुआ कि आपको डायमंड क्या होता है? डायमंड पैटर्न। तो बोल्ट लगाने का तरीका, अब ये कहाँ से लगा रहा हूँ मैं? जहाँ पे लोड लगा रहा हूँ वहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे लोड लगा रहा हूँ तो उसके नज़दीक एक बोल्ट होगा, उससे दूर दो बोल्ट, उसके दूर तीन, उससे दूर ऐसे करके होगा। तो जहाँ पे लोड का एप्लीकेशन है वहाँ पे बोल्ट कम दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पे, और जो अगला अगला जो होगा वहाँ पे दो, वहाँ पे तीन, ऐसे करके मैं लगा रहा हूँ। ये डायमंड बोल्टिंग होती है, इसको बोलते हैं डायमंड पैटर्न, इसको बोलते हैं डायमंड पैटर्न। डायमंड पैटर्न, इसकी इमेज भी देख सकते हो, ये देखो ऐसी इमेज आप देख सकते हो। एक मिनट, हाँ, ये देखो इसकी इमेज आप ऐसे भी देख सकते हो। देखने को आ रही है क्या? ये देखो, हो सर। राइट, ये लोड का एप्लीकेशन ऐसे, एक दो ऐसे। अब इस टाइप का जो कनेक्शन होगा मैं कहाँ पे करता हूँ? ये डायमंड पैटर्न का जो कनेक्शन होता है मैं कहाँ पे करता हूँ? जहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा होगी, राइट। तो जहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा होगी उस केस में हम क्या करते हैं? हमारा डायमंड पैटर्न बनाते हैं। तो जहाँ पे भी क्या होगा, जहाँ पे भी जगह की ज़्यादा, मतलब जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं, जगह बहुत ज़्यादा है, उस केस में हम क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं।
उसको यूज करते हैं। सो देयरफॉर सो बोल्ट में बी प्लेस्ड इन द वैरायटी ऑफ द पैटर्न डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस अवेलेबल फॉर द कनेक्शन एंड शेप ऑफ द मेंबर टू बी कनेक्टेड। तो जो हमने ये पैटर्न बनाया, चेन पैटर्न, स्टैगर्ड पैटर्न और डायमंड पैटर्न, ये कौन सा टाइप का पैटर्न मुझको लगाना है ये डिपेंड कर जाता है हमको कहाँ पे लगाना है, स्पेस की अवेलेबिलिटी कितनी है, जगह कितनी है। अब आप सोचो, आप मुझे एक बात बताओ, ये छोटी सी इतनी प्लेट है, इस छोटी सी प्लेट में मैं बोल्टेड का कनेक्शन करने को जा रहा हूँ, उस केस में मुझको डायमंड पैटर्न नहीं बनाता आएगा। क्यों? क्योंकि डायमंड पैटर्न के लिए जगह ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। डायमंड पैटर्न कब बनाएंगे हम? डायमंड पैटर्न बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होगी, पर इसको बनाने के लिए स्पेस का प्रॉब्लम आ जाएगा। अब अच्छी कौन सी और कौन सी नहीं, इसका डिस्कशन कर लेते। तो देखो, अब मुझको एक बात आप ही बताएंगे, ये वाली प्लेट ऐसी, राइट, उसके नीचे भी कोई होगी प्लेट, यहाँ पे मैंने बोल्टिंग का काम किया है, यहाँ पे ऐसे बोल्टिंग का काम करा मैंने, राइट। मतलब ये चेन पैटर्न है हमारा, ये चेन पैटर्न है, राइट। और नीचे वाला देखो, इसको ऑब्जर्व करिए, उसके नीचे भी प्लेट होगी, मैं आपको प्लान से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक, ठीक, तो यहाँ पे एक, इसके आगे कोई मेंबर होगा, मैंने ऐसे कट करके बता रहा हूँ, तुम समझ लो इस बात को। तो इसके आगे कुछ होगा, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे बोल्ट, राइट। बाद में यहाँ पे बोल्ट, बाद में यहाँ पे बोल्ट, बाद में यहाँ पे बोल्ट। मतलब ये समझ गए आपको कि ये स्टैगर्ड पैटर्न है, स्टैगर्ड पैटर्न है। और अगला जो होगा ये होगा हमारा डायमंड पैटर्न। यहाँ पे भी मैंने ऐसे कट करके बताया, मतलब ये आगे होगा ये मेंबर, पर मैंने ये आप तक ही बताया, ठीक। अब अगला डायमंड पैटर्न, एक, यहाँ पे ऐसे दो, यहाँ पे ऐसे तीन, एक दो और ये तीन। हम अब ने लोड अप्लाई करी, तो लोड अप्लाई करी, यहाँ पे लोड ऐसे ऐसे यहाँ पे लोड अप्लाई करो, ये मेंबर यहाँ पे आगे कनेक्ट है, आगे मतलब ये इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, सो इसकी लेंथ मुझको पता नहीं बहुत ज़्यादा होगी पीछे, पर मोबाइल हमारा छोटा है, तो इसकी वजह से मैंने वहाँ पे कट करके बताया। तो देखो अब क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा मतलब क्या, लोड जब ज़्यादा आएगी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जाके फेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे होल है, उसकी वजह से क्या है, एरिया कम है, एरिया कम होगा तो लोड कम लेगा, तो एरिया कम होगा तो मतलब ये जल्दी इसके परमिसिबल लिमिट पे पहुँच जाएगा और जल्दी से यहाँ से टूट जाएगा ये, बराबर बात। तो हमने सेंट वेनन ने क्या बताया था, एस टी वेनंत, तो सेंट वेनन ने हमको क्या बनाया था, उन्होंने बताया था कि जब भी हम लोड जहाँ पे लगा रहे हैं उसका नज़दीक का एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। ये तो कॉमन सेंस की बात हुई, मतलब जब यहाँ पे लोड लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होगा। जहाँ पे लोड लगा रहे उसका नज़दीक का जो एरिया होगा उसको लगा के वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करती है, तो ये प्लेट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे महसूस करती होगी। पर यहाँ पे देखो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे महसूस कर रहे हो और यहाँ पे दो होल है, तो स्ट्रेस प्लेट भी महसूस कर रही है और यहाँ पे होल भी ऑलरेडी है, तो ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे फेल होने की, तो यहाँ से प्लेट निकल जाएगी बाहर। कैसे निकलेगी, इसके हमारे पास मोड ऑफ फेलियर है, हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक। अब यहाँ पे देखो, जब मैं इतना ही लोड यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो लोड यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे चांसेस कम है या ज़्यादा है फेलियर होने के, अब बताओ, इस दोनों दोनों का कंपेयर करके बताओ मुझको। चेन कम पैटर्न है सर। कम कम से, तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा कि इस केस में एरिया कम दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे भी है, पर वहाँ पे एरिया कम है। सो एरिया कम है मतलब क्या, ये वाला ग्रॉस एरिया जो होगा, यहाँ पे नज़दीक का एरिया जो होगा वो लोड को रिड्यूस कर सकता है, मतलब ये अच्छा है। मतलब चेन बोल्टिंग के चेन पैटर्न से अच्छा हमारा स्टैगर्ड पैटर्न यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब देखो वाला सबसे इफिशिएंट जो होता है डायमंड पैटर्न होता है, पर जगह का प्रॉब्लम वहाँ पे है, जगह का प्रॉब्लम है, पर वो इफिशिएंट है। इफिशिएंट मतलब क्या, उसकी इफिशिएंसी अच्छी है। अब इफिशिएंसी क्या होती है, हम इफिशिएंसी का पॉइंट भी आगे जाके पढ़ेंगे। इसकी इफिशिएंसी अच्छी मतलब क्या, कि देखो मैंने लोड पी अप्लाई करा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे कम स्ट्रेस आएगी, यहाँ पे कम स्ट्रेस आएगी, तो हमने क्या करा है यहाँ पे कि जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा थी वहाँ पे एरिया कम रखा, जहाँ पे कम स्ट्रेस थी वहाँ पे एरिया ज़्यादा बढ़ा लिया, जहाँ पे कम स्ट्रेस थी वहाँ पे मैंने एरिया ज़्यादा बढ़ा लिया। ये समझ में आ रहा है कि आपको, जहाँ पे लोड अप्लाई कर रहा था वहाँ पे एक ही बोल्ट, उसके आगे स्ट्रेस कम थी तो मैंने 3 बोल्ट लगा दी उसके आगे, तो ये इफिशिएंट काम कर लिया हमने। तो जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट थी उस तरीके से हमने काम कर लिया, सो देयरफॉर ये हमारा इफिशिएंट पैटर्न होता है। तो तुमको क्वेश्चन पूछ लेंगे आगे जाके कि पैटर्न जो होता है बोल्टिंग को लगाने का, जो पैटर्न होगा सबसे अच्छा तरीका कौन सा है बोल्ट को लगाने का, डायमंड पैटर्न होता है। सो डायमंड पैटर्न होगा, क्यों, क्योंकि जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होती है वहाँ पे एरिया कम दिखाई पड़ रहा है, मतलब एरिया कम है यहाँ पे। तो समझ में आया कि आपको ये डायमंड सबसे इफिशिएंट होगा, राइट, उससे थोड़ा कम ये वाला और उससे थोड़ा कम ये वाला। तो ये वाले पॉइंट क्लियर कर लिए हमने, समझ में आया क्या, वो सर। राइट। तो ये स्टैगर्ड पैटर्न हुआ। सो डायमंड पैटर्न इज मोस्ट एफिशिएंट वन ऑफ द ऑल ऑफ द अबव, राइट। सो सबसे सबसे अलग और सबसे बढ़िया जो होता है हमारा डायमंड पैटर्न होता है। तो ये बात समझ में आ गई हमको। अब अगला जो पॉइंट हम देखेंगे, अगला जो पॉइंट डिस्कस का होगा हमारा, वो होगा हमारा
स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्टेड जॉइंट। तो अगला पॉइंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्टेड जॉइंट, मतलब हम जाएंगे हमारा आईएस कोड की तरफ। स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, बोल्टेड जॉइंट, बोल्टेड जॉइंट बोलो या बोल्टेड कनेक्शन बोलो, कनेक्शन बोलो। सो बोल्टेड कनेक्शन या बोल्टेड जॉइंट के हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे। पहले स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे, सो पहला स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे डायमीटर ऑफ द बोल्ट, डायमीटर ऑफ बोल्ट। सो डायमीटर ऑफ बोल्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब क्या होगा ये देखो, हमने देखी थी, क्या बात देखी थी हमने, कि जो रिवेट का पढ़े, जब भी हमने रिवेट कनेक्शन के बारे में देखा था, रिवेट का जो शैंक था उस शैंक से हमने थोड़ी जगह ज़्यादा ले ली थी होल के लिए, मतलब शैंक के डायमीटर से होल हमारा ज़्यादा होना चाहिए, ये बात हमने देखी थी। 25 mm या 25 mm से कम जब शैंक का डायमीटर होगा उस वक्त हमने 1.5 mm बढ़ा के उतना होल का डाया प्रोवाइड किया था। 25 mm या 25 mm से कम जब हमारा शैंक का डायमीटर था तो हमने 1.5 mm से बढ़ा के, शैंक से डायमीटर से बढ़ा के उतना होल का डायमीटर बना दिया था। 25 mm से ज़्यादा था तब 2 mm का लिया था। अब हमको देखना है कि बोल्टेड के केस में क्या है, बोल्टेड के केस में अलग है यहाँ पे। सो बोल्टेड के केस में अलग है यहाँ पे। अब मैं एक नोट बता देता हूँ इसमें। सो डायमीटर ऑफ बोल्ट के केस में एक नोट बता दे रहा हूँ मैं आपको। क्या, देखो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, मुझे आप आंसर दो। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझको आप आंसर दो। क्या, देखो जो हमारा डिज़ाइन लोड होगा, डिज़ाइन लोड मतलब क्या, कि दो मेंबर को हमने कनेक्ट किया है और एक मेंबर पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं। लोड जो अप्लाई कर रहे हैं उसको बढ़ा के लिया है मैंने, वो डिज़ाइन लोड है हमारा। लिमिट स्टेट मेथड पढ़ रहे हैं हम, लिमिट स्टेट मेथड हमको अच्छे से पता है। सो लोड मैंने बढ़ा के ले लिया है, मतलब डिज़ाइन लोड कुछ अलग है, तो डिज़ाइन लोड है कुछ। तो अब उस डिज़ाइन लोड को लेने के लिए हमारे पास जो बोल्ट होते हैं उसकी बोल्ट की वैल्यू होती है, बोल्ट की स्ट्रेंथ होती है, बोल्ट की स्ट्रेंथ को बोल्ट की वैल्यू बोलेंगे। ये आगे अगला पॉइंट है, मैं आगे पढ़ूंगा आपको। तो अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो एक मैंने क्या किया, उस लोड को लेने के लिए, उस लोड को लेने के लिए बड़े बड़े 4 बोल्ट लिए। जो लोड मेंबर पे जो लोड आ रहा था, टेंशन हो या कंप्रेशन लोड हो, उसको रिजिस्ट करने के लिए मैंने 4 बोल्ट यूज किए। पर ये बोल्ट बड़े बड़े थे। बड़े बड़े मतलब क्या, उसका जो शैंक था उस शैंक का डायमीटर बड़ा था। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, उसी लोड के लेने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, छोटे छोटे डायमीटर के 8 बोल्ट यूज कर सकता हूँ। एक तो मैं बड़े बड़े वाले 4 यूज कर सकता हूँ, नहीं तो छोटे छोटे वाले 8 यूज कर सकता हूँ उसी लोड को रिड्यूस करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि इसके केस में कौन बेटर होगा, इस केस में कौन बेटर होगा। सर मोटे वाले 4 बोल्ट। राइट ना। सो बड़े वाले 4 बोल्ट अच्छे होंगे, क्यों, क्योंकि छोटे वाले जो 8 बोल्ट थी उसको बैठाने के लिए आपको होल ज़्यादा बनाने पड़ेगा। होल ज़्यादा बनाने पड़ेगा मतलब मेहनत ज़्यादा लगेगी, होल बनाने को मेहनत ज़्यादा लगेगी। दूसरा पॉइंट क्या होगा, स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। जहाँ पे भी आप होल बनाते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा वहाँ पे फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब एक बात तो समझ में आ रही है मुझको, क्या, कि जब भी मैं चार बोल्ट बड़े वाले यूज़ कर रहा हूँ और दूसरी केस मेरे पास क्या थी, 8 बोल्ट छोटे वाले यूज़ कर रहा हूँ, तो 8 बोल्ट छोटे वाले जो होती है उसको होल बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा मजदूर लगेंगे, तो मजदूर ज़्यादा निकल के आएंगे, मेहनत ज़्यादा निकल के आएगी, स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े बड़े वाले 4 यूज़ कर लेंगे। जब भी मैं बड़े बड़े वाले 4 यूज़ कर रहा हूँ एक स्ट्रेंथ फिर बढ़ जाएगी। जब भी बड़े बड़े वाले चार बोल्ट हम यूज़ कर रहे हैं उस वक्त एक स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मुझको बताओ आप। 4 बड़े बड़े वाले मैंने बोल्ट यूज़ कर ली, राइट, उसका शैंक का डायमीटर बढ़ गया, शैंक का डायमीटर बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ जाएगा कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो कट नहीं होगा अभी जल्दी, अब कट नहीं होगा। अब एक बात देखो, ये छोटा वाला बोल्ट है, ये छोटा वाला बोल्ट है, और ये बड़ा वाला बोल्ट है, ये बड़ा वाला बोल्ट है, राइट, तो ये बड़ा वाला बोल्ट ऐसे समझ लेंगे हम। अब इसका डायमीटर बढ़ा, जिसका डायमीटर बढ़ा उसका एरिया बढ़ा, जिसका डायमीटर बढ़ा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ा। तो जिसका इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। तो इसको कट करने के लिए, इसको कट करने के लिए हमें कम मेहनत लगेगी। कम मेहनत लगेगी इसका मतलब क्या है कि बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ कम है, राइट, पर इसका एरिया ज़्यादा है तो इसकी शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे कि इन जनरल कनेक्शन विथ फ्यू लार्ज नंबर बोल्ट कॉस्टलेस, उसकी कॉस्ट भी कम निकल के आती। तो बड़े बड़े वाले 4 जो होगी उसकी कॉस्ट कम होगी छोटे छोटे वाले 8 से। ऐसे करके देखो, मार्केट में जाके आपको समझ में आ जाएगा ये बात ऐसी होती है। सो इन जनरल कनेक्शन विथ फ्यू लार्ज डायमीटर बोल्ट
जिसका डायमीटर बड़ा है ऐसे मैंने कुछ बोल्ट लिए, और जिसका डायमीटर छोटा है ऐसे मैंने कुछ ज़्यादा बोल्ट लिए। तो इसके केस में क्या आएगा, जो ज़्यादा वाली बोल्ट होगी, ज़्यादा डायमीटर वाली जो बोल्ट होगी, ज़्यादा डायमीटर वाली बोल्ट, कम बोल्ट ज़्यादा डायमीटर वाली बोल्ट, उसकी कॉस्ट भी कम होती है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसको बनाने के लिए, उसको फैब्रिकेशन करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए वर्क कम लगेगा, तो लेस इंस्टॉलेशन वर्क होगा। सो कम कम बोल्ट ज़्यादा डायमीटर वाली, कम बोल्ट ज़्यादा डायमीटर वाली जो होती है उसकी कॉस्ट कम होती है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इंस्टॉलेशन वर्क कम निकल के आएगा। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये 3 पॉइंट आपको बता दिए। अब देखो अगला पॉइंट क्या होता है, जो हमारा बोल्ट होता है, बोल्ट का जो डायमीटर होता है, देखो रिवेट हो, बोल्ट हो, इसको या तुम रिवेट बोलो, बोल्ट बोलो, पर इसको कॉमनली हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम फास्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फास्टनर। तो फास्टनर बोलते हैं, फास्टनर मतलब बोल्ट या रिवेट कुछ भी हो सकता है, जॉइंट करने के लिए जो यूज़ किया आपने उसको फास्टनर बोल देते हैं। फास्टनर, FASTNER समथिंग, तो फास्टनर बोलते हैं उसको, राइट। फास्टनर ई रहेगा इसमें, तो FASTENER, फास्टनर। तो फास्टनर बोलो, रिवेट हो, रिवेट या बोल्ट को कॉमनली हम फास्टनर बोलते हैं, जो कनेक्ट करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको फास्टनर बोलते हैं, ठीक। हाँ, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, बोल्ट को हमको 2 मेंबर में फिट करना है, तो मेंबर में आपको होल बनाना पड़ेगा। होल जो होगी वो बड़ी होनी चाहिए, किससे, हमारे जो बोल्ट होगा उस बोल्ट के डाया से बड़ी होनी चाहिए। तो बोल्ट के डायमीटर से होल बड़ी होनी चाहिए, पर कितनी बड़ी होनी चाहिए, इसका क्राइटेरिया रिवेट में तो पढ़ा था, पर बोल्ट के केस में क्राइटेरिया अलग है हमारा। अब कितनी बड़ी होनी चाहिए इसके लिए भी पढ़ लेंगे। देखो तो इसके लिए कैसे पढ़ते हैं हम, इसके लिए IS कोड जो होगा 800/2007 के पेज नंबर 73 पे कनेक्शन का जो है ना हमारा क्लॉजेस होगी, मैं बता दूँ आपको, ठीक। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो देखो 73 पेज नंबर पे हमें सभी बात बताइए यहाँ पे फास्टनर के केस में। तो देखो क्या बोल रहा हूँ अभी, 12 से लेकर 14 mm का डायमीटर जो है ना उसका, मतलब जो बोल्ट है उसका, उस बोल्ट का डायमीटर है। जो बोल्ट है उसका जो शैंक है उसका डायमीटर कहाँ से लेकर कहाँ तक बोल रहा हूँ मैं, ये बोल्ट, यहाँ पे ऐसे थ्रेडेड पोर्शन होगा कुछ, तो ये थ्रेडेड पोर्शन, ये हमारा सा बोल्ट, राइट, ये बोल्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये जो बोल्ट है, इस बोल्ट का ये शैंक का डायमीटर 12 से लेकर 14 mm तक जब होगा, तो इसके साइड में जो मेंबर होगा उस मेंबर में होल बनाने पड़ता है। होल कितना होगा, 12 से लेकर 14 mm की रेंज में जब डायमीटर होगा, उस केस में हम होल का डायमीटर 1 mm से बढ़ा लेते हैं, 1 mm से बढ़ा लेंगे। मतलब क्या, बोल्ट का डायमीटर, इस शैंक का डायमीटर 12 mm है, तो 12 mm जब होगा तो मैं क्या करूँगा, होल का डायमीटर 13 mm का दे दूंगा, 13 mm का। बात क्लियर हुई क्या आपको, बात क्लियर हुई। फॉर एग्जाम्पल सर 13 mm डायमीटर का बोल्ट होगा शैंक डायमीटर, तो तुम क्या करोगे, तुम होल का डायमीटर 1 से बढ़ा लोगे, मतलब 14 mm का क्या करोगे, डायमीटर डायमीटर होल का दोगे, ठीक है। तो वाला पॉइंट क्लियर होगा। अगला पॉइंट क्या है, 16 से लेकर 24 तक, 16 से लेकर 24 तक। तो 16 से लेकर 24 तक जो होगा उसके केस में क्या है, देखो 16 से लेकर 24 तक जब हमारा डायमीटर होगा बोल्ट का, उस केस में हम क्या करेंगे, 16 से लेकर 24 तक उस केस में हम जो डायमीटर होगा वो बढ़ा के लेंगे 2 mm। कितना बढ़ा के लेंगे, 2 mm। और 24 mm से ज़्यादा, मतलब देखो मैंने आपको बता एग्जाम्पल दी, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया मैंने आपको, द डायमीटर ऑफ द बोल्ट, द शैंक डाया ऑफ द बोल्ट इज 24 mm, द शैंक डाया ऑफ द बोल्ट इज 24 mm, देन व्हाट इज द ग्रॉस डायमीटर, ऐसा ऐसा बोला मैंने, ग्रॉस डायमीटर बोला या तो होल का डायमीटर बोला। तो होल का डायमीटर कितना आएगा अभी इस केस में, जब भी बोल्ट का डायमीटर 24 mm बता रहा हूँ, होल का डायमीटर कितना निकल के आएगा, 20+2। तो ये देखो 16 से लेकर 16 हो, 17 हो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 24 तक 2 mm से बढ़ा लेंगे। 24 भी होगा उसमें, तो 24 होगा तो 26 कर लेंगे होल का डायमीटर। पर 25, 26, 27 उसके आगे जो होगा, तो 24 से ज़्यादा 25, 26, तो उसके आगे क्या करेंगे हम, उसके आगे 3 mm से बढ़ा लेंगे, 3 mm से बढ़ा लेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमको क्वेश्चन पूछ लेते। तो ये जो होगी, ये जो होती है हमारी, ये स्टैंडर्ड क्लियरेंस हो गई, ये स्टैंडर्ड क्लियरेंस होगी। पर क्या होता है, जो हमारे हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होते हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट के केस में हम क्या करते हैं, ओवर साइज का बोल्ट देते हैं। ओवर साइज का बोल्ट मतलब क्या, उसका जो होल का डायमीटर जो होगा ना हम बढ़ा लेते हैं, उसका रीजन भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट हमने पढ़ा, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का यूज़ करके जब मैं कनेक्शन बनाऊंगा,
तो मेंबर में जो होल बनाने होते हैं वो डायमीटर से मैं थोड़ा ज़्यादा बनूंगा। मतलब ये जो स्टैंडर्ड है इससे थोड़ा अलग, इससे थोड़ा अलग। ये जनरल केस हुई। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछेंगे तो ये जनरल केस से आप आंसर दे दोगे। पर कनेक्शन के लिए जब मैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का यूज़ करूंगा तो उसका डायमीटर, होल का डायमीटर में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ। ओवर साइज बोलते हैं उसको, ओवर साइज। अब ओवर साइज कर लूँगा, राइट। सो ओवर साइज कर लूँगा। कितना ओवर साइज करने का है ये भी पढ़ लेंगे, देखो कैसा। सो इन केस ऑफ व्हाट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट बोलो, नॉन स्लिप कनेक्शन बोलो, नॉन स्लिप कनेक्शन, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट के यूज़ करके बनाया हुआ कनेक्शन बोलो, नॉन स्लिप कनेक्शन बोलो, स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन बोलो, राइट, फ्रिक्शन ग्रिप कनेक्शन बोलो, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, राइट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या है, देखो इस केस में ओवर साइज करना पड़ता है। ओवर साइज कितना करूँगा, देखो 12 से लेकर 14 mm डायमीटर का, जब नॉमिनल या शंक का डायमीटर होगा बोल्ट का डायमीटर 12 से 14 mm का है। और कौन सा बोल्ट है हमारा, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट है। उस केस में होल में ज़्यादा बढ़ा के लूँगा। कितना, पिछले केस में 1 mm से बढ़ाया था, जनरल जो केस थी 1 mm से बढ़ाया था, यहाँ पे मैं ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ 3 mm। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल 14 mm का नॉमिनल डायमीटर है कौन सा, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, होल का डायमीटर कितना निकल के आएगा, 17 mm। क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ क्या है? हो सर। अगला पॉइंट क्या होता है, 16 से लेकर 22 तक, 16 से लेकर 22 तक, 24 तक नहीं। जनरल केस क्या थी, 16 से लेकर 24 तक थी। उस केस में हम 2 mm से बढ़ा ले रहे थे। पर इस केस में क्या बता रहा हूँ मैं, 16 से लेकर 22 mm तक जो होगा नॉमिनल डाया या शंक का डायमीटर है, उस केस में मैं क्या कर दूंगा, उस केस में मैं 4 mm से बढ़ा दूंगा। तो 4 mm से बढ़ा दिया, 4 mm से बढ़ा दिया, राइट। तो 4 mm से बढ़ा दिया। अगला पॉइंट क्या, तो अगला पॉइंट 23 या 23 mm का, तो एम का तो बोल्ट भी नहीं रहता, तो आप क्या करो, इसको कोई निकाल दो। 24 mm का कोई बोल्ट नहीं रहता, 23 mm का कोई नहीं रहता, 24 mm का रहता है डायरेक्टली। तो 24 mm, तो 24 mm का जब होगा, 24 mm का के लिए हम क्या करते हैं, हम बनाएंगे 6 mm से बढ़ा लेंगे। सो ओवर साइज बहुत ज़्यादा, ठीक। सो 24 mm का क्या कर लिया मैंने, बढ़ा दिया। वो कैसा होता है, मैंने पीडीएफ के लास्ट में एक फोटो डाला है ओवर साइज का, वो समझ में आ जाएगा। और ग्रेटर देन 24 मतलब क्या, 25 26, 24 नहीं, 24 के लिए 6 mm, पर 24 से ज़्यादा 25 26 के लिए हम क्या करते हैं, ओवर साइज कितना बढ़ा लेंगे, 8 mm से बढ़ा लेंगे। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ क्या आपको, ये पॉइंट क्लियर हुआ, राइट। तो इस तरह से हमने जो है स्पेसिफिकेशन का पहला पॉइंट क्लियर कर लिया है, डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो डायमीटर ऑफ बोल्ट मैंने क्लियर कर लिया है। नोट्स तो आप नोट भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्या कि हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन की बोल्ट जब हम यूज़ करेंगे उस केस में हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड होल का डायमेंशन था उसको क्या कर लेते, ओवर साइज कर लेते। ओवर साइज करने का रीजन कल पढ़ेंगे। पीच गेजेस, अब क्या कर रहे हैं, अगला पॉइंट जो है हमारा पीच गेजेस का पॉइंट है, उसका अगला पॉइंट। तो पीच क्यों देते हैं, गेज क्यों देती है, इसकी सबकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे हम। एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, इसकी सबकी इंफॉर्मेशन निकालने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। उसके सब रीजन भी पढ़ेंगे। और आगे जाके सब स्पेसिफिकेशन कवर करने के बाद आजम्पशन देख लेंगे, और आजम्पशन के बाद हम डिज़ाइन में एंटर कर लेंगे, और डिजाइनिंग ऑफ टेंशन मेंबर। तो यहाँ तक क्या आपको क्लियर है क्या, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो।